आज हम लोग पढ़ेंगे मिडिवल हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ना। देखिए, पढ़ना बहुत कुछ है, आपको ये पता है। आज आप पहली बार ना पढ़ रहे हैं ना हम पहली बार पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो इतना दिन में इतना तो पता चल गया होगा कि पढ़ना बहुत कुछ है। लेकिन जब आपको एग्ज़ाम का 1 महीना बच गया है तो आपको ये सोचना होगा, उस दिन भी हम यही बात बोले थे कि आपको ये ध्यान देना होगा कि किस टॉपिक पे कितना ध्यान दिया जाए, ताकि जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, अब कहीं से क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन आ रहा है और उसको आप पढ़ने में बहुत टाइम लगा रहे हैं, भले आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगे, लेकिन एग्ज़ाम में वो नहीं ना काम देगा। एग्ज़ाम में तो वो काम देगा जहाँ से आपको नंबर आ रहा है, ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ से ऐसा है कि नंबर आ सकता है, ठीक है ना, जहाँ जहाँ से नंबर आ सकता है, टू बी फ्रैंक हम ज़्यादा ये पे विश्वास नहीं करते हैं, बढ़ा चढ़ा के बोलने पे विश्वास नहीं करते। टू बी फ्रैंक 1 मंथ में कहीं भी दुनिया का कोई भी कोना में चल जाइएगा, कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं करके देता, ठीक है ना। अगर कोई करके दे रहा है, ठीक है ना, तो सिलेबस नहीं कंप्लीट कर रहा, बस आपको मूर्ख बना रहा। तो हम भी बस इतना ही कहेंगे कि यहाँ जो जो इम्पोर्टेंट है उसको पहले खींचा जाएगा, ताकि वहाँ से क्वेश्चन आए तो वहाँ से छूटे नहीं, ठीक है ना। जैसे आपका मान लिया मिडिवल का अब इंडियन नेशनल मूवमेंट कॉमन चैप्टर है, जीएस में भी कॉमन चैप्टर है, जो हिस्ट्री लेंगे उसमें भी कॉमन चैप्टर है, वो टॉपिक ही कॉमन है, उसको पढ़ के जाना ही जाना है। इंडियन नेशनल मूवमेंट में आपका बिहार का पोर्शन, ठीक है ना, कॉमन चैप्टर है, वो पढ़ना ही पढ़ना है, वहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, तो वो पढ़ के ही जाना है। मेडिवल हिस्ट्री पे हम बताएंगे, जब मेडिवल हिस्ट्री शुरू करें तो इसमें सबसे पहले जो हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, हम बताते चल जाएंगे। इसमें सबसे पहले पढ़ना है भारत पर अरबों का आक्रमण, ठीक है, भारत पर अरबों का आक्रमण। थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। अरबों का आक्रमण में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भारत पर मुस्लिम आक्रमण जो हुआ है। भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण हुआ है, ठीक है, आज तक हम लोग ये समझते थे कि मोहम्मद बिन कासिम हो गया, मोहम्मद गजनबी हो गया, मोहम्मद गौरी हो गया, दिल्ली सल्तनत बना, तुगलक बना, खिलजी बना, शाहवंश, जितना भी वंश बना, ठीक है ना। अगर आप बढ़िया से पढ़िएगा ना, अगर आप रटने पे जाते तो आपको क्लियरिटी नहीं रहेगा, कि लगेगा कि सब तो मुस्लिम हैं। हम लोग सोचते हैं कि सब तो मुस्लिम हैं, यही सोचते हैं, ठीक है ना। लेकिन सब अलग अलग जगह से आया हुआ, ठीक है ना, सब अलग अलग जगह से आया हुआ। इसके लिए, इस पोर्शन के लिए आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी पे जाना पड़ेगा। तुर्की कहाँ पर है ये पता होना चाहिए, अरब आपके देश आज के समय कहाँ पर है ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपको क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए। अगर देखा जाए तो देखिएगा, इंडिया से जब इधर जाते, ये कौन सा दिशा है, ये कौन सा दिशा इधर होगा, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम कहिए या पश्चिम कहिए, अगर कह सकते हैं। इधर जब आप मूव कीजिएगा तो आपको मिलेगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है ना। जब और इधर मूव कीजिएगा, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको मिलेगा सऊदी अरब, पूरा मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट किसको कहते हैं, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, कुवैत हो गया, ठीक है ना, यमन हो गया, ये सब मिडिल ईस्ट वाला रीजन है, ठीक है ना। उधर थोड़ा सा और बढ़िएगा तो तुर्की आएगा, ठीक है। तो यहाँ ये बोला जा रहा है, यहाँ ये बोला जा रहा है कि हम लोग पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़िएगा ना, तो मॉडर्न हिस्ट्री में ये रहेगा कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, ऐसा है, ठीक है ना। भारत की खोज की, इसका मतलब क्या कि भारत की खोज की, भारत का व्यापार होने लगा यूरोप से। पुर्तगाल कहाँ यूरोप का हिस्सा था क्या, इसके पहले व्यापार नहीं होता था, होता था,
इसके पहले व्यापार होता था। फिर भी ऐसा क्यों बोला जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की? समुद्री रास्ते से खोज की। भारत से व्यापार पहले भी होता था, लेकिन होता क्या था ना, हम बताते हैं होता क्या था। होता क्या था कि ये जो यूरोप है, पहले भारत में मसाला हो, सूती वस्त्र हो, जिसका भी उद्योग हो, कोई भी हम अभी रख लेते एग्जाम्पल के तौर पे, होता क्या था कि उस जो प्रोडक्ट था या वो जो भी व्यापार होता था, यूरोप लोग क्या करता था, यूरोप का जो लोग था वो खरीदता था ये अरब वाला लोग से, जो अभी आज के रीजन में आपका सऊदी अरब जहाँ पे है, अफगानिस्तान वाला एरिया जहाँ पे है, आपका यमन वाला एरिया जहाँ पे है, उससे खरीदता था। और वो लोग कहाँ से खरीदता था? भारत से खरीदता था। मतलब कि व्यापार पहले भी होता था, लेकिन पुर्तगालियों को ये लगा, पुर्तगाल और स्पेन ये दोनों में हमेशा टक्कर चल रहा था कि ये लगा कि ये लोग जब खरीदता अरब वाला लोग सामान, तो कहाँ से खरीदता होगा? तो पता चला अच्छा कोई देश है भारत, हिंदुस्तान, वहाँ से खरीदता है। तो जब वहाँ से देश खरीदता है तो यूरोप वाला को पता चला कि क्यों ना हम ही लोग डायरेक्ट जाके उससे व्यापार करें। अगर इकोनॉमिक्स में भी देखिएगा ना, आप लोग आए दिन भी देखते हैं, तो बहुत बार आपको लगता है क्या कि आप कोई सामान मंगवा रहा है घर में, मान लीजिए फ्रिज मंगवा रहा है, ठीक है ना, या मान लीजिए आप हमेशा मोबाइल खरीदते रहते हैं, कुछ भी एक प्रोडक्ट खरीदते रहते हैं, और वो प्रोडक्ट कोई दूसरा जगह से आता है, 15,000 में आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, लेकिन आप किसी मीडिएटर से खरीद रहे हैं, ठीक है ना, फिर आपको पता चला ना कि इसमें मार्जिन बहुत अच्छा है, अगर हम डायरेक्ट खरीदेंगे तो हमको 3,000 का फायदा होगा, तो क्या आप इसके लिए व्यापार करना सोचिएगा? डायरेक्ट सोचिएगा उस आदमी के पास जा? सेम सिचुएशन यहाँ भी हुआ, सेम सिचुएशन यहाँ भी हुआ। मतलब कि क्या, वास्को डी गामा के आने के पहले भी व्यापार हो रहा था, और जो व्यापार हो रहा था वो अरब लोग पे करते थे। अब यहाँ से किस्सा कहानी ये शुरू होता है कि क्या अरब लोग जब आया था शुरू में, ठीक है ना, अरब लोग जब आया था शुरू में, तो क्या व्यापार करने के लिए आया था? व्यापार करने के लिए नहीं आया था अरब लोग, ठीक है ना। ये कहानी अब आता है कि जब भारत पर मुस्लिम आक्रमण हुआ, जब भारत पर आक्रमण हुआ तो एक अरब मुस्लिम आक्रमण था, एक तुर्की मुस्लिम आक्रमण था। इसको बढ़िया से एकदम समझिएगा, एज इट इज रखिएगा इसको, अरब मुस्लिम आक्रमण और तुर्की मुस्लिम आक्रमण, क्योंकि आपसे पूछेगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम क्वेश्चन भी बताते चलेंगे कि किस तरीका से आ सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत पर पहला अरब मुस्लिम आक्रमण कौन था, तो उसका आंसर मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। लेकिन अगर पूछेगा भारत पर पहला तुर्की मुस्लिम आक्रमण कौन था, तो मोहम्मद गजनबी उसका आंसर हो जाएगा। मुस्लिम आक्रमण दोनों किया है, दोनों मुसलमान हैं, दोनों मुस्लिम धर्म को मानता है, दोनों इस्लाम को मानता है, लेकिन एक कहां से आ रहा है और एक कहां से आ रहा है। और आप यकीन मानिए, लिख लीजिए कि सर अगर कहें, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो ऑप्शन दोनों रहेगा। अब पहला जो गलती वाला रहेगा वो सबसे ऊपर रहता है, ऊपर रहेगा, होता है कि नहीं होता, ऊपर रहेगा आपसे। तो ये एकदम क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए पहले कि अच्छा मोहम्मद बिन कासिम है, ये अरब की तरफ से आया, ठीक है, अरब की तरफ से आया। तुर्की है, मोहम्मद गजनबी, ठीक है ना। अगर ऐसे सी पूछ दे कि भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन, तो मोहम्मद बिन कासिम। अगर कहीं आपको नहीं भी याद है ना, तो अगर ये स्ट्रक्चर याद होगा ना, तो ध्यान में रखिए कि अच्छा इधर पहले मोहम्मद बिन कासिम था, पहले उसको मारेंगे। समझ में आया? यहां से 3 क्वेश्चन निकलता है। पहला क्वेश्चन, भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण कौन, मोहम्मद बिन कासिम। दूसरा क्वेश्चन, भारत पर सबसे पहला अरब मुस्लिम आक्रमण कौन। तीसरा क्वेश्चन, भारत पर सबसे पहला मुस्लिम तुर्की मुस्लिम आक्रमण, महमूद गजनबी। कोई दिक्कत? समझ में आया? चलिए अब आगे देखते हैं। महमूद गजनबी किया, उसके बाद मोहम्मद गौरी, अभी बारी बारी से सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। महमूद गजनबी किया, मोहम्मद गौरी किया, दिल्ली सल्तनत किया, ठीक है। मेडिवल हिस्ट्री में 3-4 पॉइंट है, उसको बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। यहाँ तो बताया जाएगा ही, आपके पास अगर टाइम नहीं भी है ना, तो 3-4 पॉइंट जो है हम बता देते, उसको क्लियर करके जाइएगा। पहला, पुस्तक एवं लेखक पूछा जाता है, मेडिवल से पूछा ही जाएगा, चाहे वो दिल्ली सल्तनत से खींच के लाए, ठीक है ना, या इब्न बतूता के बारे में पूछे, ठीक है ना, अमीर खुसरो के बारे में पूछे, पुस्तक एंड लेखक पूछेगा।
दूसरा चीज आपसे पूछा जाएगा उसका व्यवस्था। अब व्यवस्था 3 तरीका से होता है मेनली, सैन्य व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है ना। प्रशासनिक व्यवस्था मतलब क्या कि वहां प्रशासन कैसे चलता था, ठीक है ना, प्रशासनिक व्यवस्था। तीसरा व्यवस्था जैसे कि बहुत जगह आपको रहता है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली कौन सा लेके आया, कौन सा शासक लेके आया, ये सब क्या हो गया इस व्यवस्था में आता है। वो पूरा समाज कैसे चलता था। आज जब समाज चलता है तो समाज बहुत उसका डायमेंशन है। एक डायमेंशन क्या होता है, एक डायमेंशन होता है कि सामाजिक तरक्की कैसे हो, एक डायमेंशन होता है कि आर्थिक तरक्की कैसे होता है कि नहीं। आर्थिक तरक्की के लिए हम लोग बहुत सा योजना बनाते हैं, सामाजिक तरक्की के लिए भी बहुत सा योजना बनाते हैं। और एक डायमेंशन है जो और पढ़ के जाना है, वो आर्ट एंड कल्चर का। आर्ट एंड कल्चर का, कुतुब मीनार कौन बनाया, ढह गया था फिर कौन बनाया, ठीक है ना। तो ये 2-3 चीज जो है ना मिडिवल का, अब ये नहीं पढ़ के जाना होता है कि इसका बेटा कौन उसका बाप कौन। हम लोग को जितना इंटरेस्ट लेना था किसी के परिवार में ले लिए, अब नहीं इंटरेस्ट लेता है। अब एग्जामिनर भी इंटरेस्ट नहीं लेता है, उसका भी मन भर गया, उसको भी पता चल गया कि किसका कौन फूफा लग रहा है, किसका कौन चाचा लग रहा है, तब वो भी इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया, ठीक है ना। और यकीन मानिए अगर कभी पूछ भी देगा ना तो बहुत कम चांस है कि किसी से भी बने, ठीक है ना। तो वहां पे फोकस नहीं करना। अब डायमेंशन मेडिवल से यही आ रहा है, पुस्तक लेखक पूछ रहा है, आपका व्यवस्था पूछ रहा है, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था पूछ दे या आर्थिक व्यवस्था पूछ दे, कोई भी व्यवस्था पूछ दे। आर्ट एंड कल्चर पूछ रहा कि ये इस समय मस्जिद बनाया गया तो ये कौन बनाया, ठीक है ना। एंशियंट में भी जाइएगा तो यही होगा कि ये मंदिर बनाया, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर कौन बनाया, ठीक है ना, यही होता है, ठीक है। तो इसमें पहला चीज है कि भारत पर जो आक्रमण किया गया, पहला मुस्लिम आक्रमण जो किया गया वो मोहम्मद बिन कासिम किया, और ये मुस्लिम आक्रमण भी था, और पहला अरब मुस्लिम आक्रमण भी था। दूसरा तुर्की मुस्लिम आक्रमण महमूद गजनबी, उसके बाद मोहम्मद गौरी किया, ठीक है। 711 ईस्वी, जहां जहां हम बोलेंगे कि इंपॉर्टेंट है, जहां जहां बोलेंगे कि इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां हम लिख देंगे, ठीक है। 711 ईस्वी उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान सिंध आया, परंतु हार गया। ठीक है। 711 ईस्वी में उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान सिंध आया। आपको अगर बता दिया जाए कि सिंध भी पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, ठीक है ना, सिंध भी पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। तो 711 ईस्वी में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मोहम्मद बिन कासिम जो है, यहाँ 712 ईस्वी में दिया हुआ, मोहम्मद बिन कासिम जो है आया था, उसके पहले कोई नहीं आया था, उसके पहले भी आया था, यही आया था उबैदुल्ला, उसके पहले भी आया था, ठीक है ना। लेकिन जस्ट फॉर नॉलेज आपको ध्यान रखना, ऐसा बहुत कम जगह रहता है, ठीक है ना, और क्वेश्चन भी बहुत कम पूछा जाता है। कभी आ जाए भूलल भटकल तो वो अलग बात है, लेकिन पहला जो था उबैदुल्ला ही आया था। उबैदुल्ला अपना टीम के साथ आया था, सिंध आया, लेकिन हार गया, गवर्नर उस समय हज्जाज था, ये उतना इंपॉर्टेंट है। दूसरा अभियान बुदैल के नेतृत्व में, बुदैल भी आया, ठीक है ना, ये भी हार गया, ठीक है ना। फिर आता है मोहम्मद बिन कासिम, फिर आता है मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है एग्जाम में, 712 एडी, ठीक है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत का प्रथम सफल अरबी मुस्लिम आक्रमण हुआ था। यहां से क्वेश्चन क्या क्या निकलेगा, पहला क्वेश्चन यहां से निकलेगा कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर पहला सफल आक्रमण कब हुआ, 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम आया किधर था, कैसा मुस्लिम था, अरबी मुस्लिम था, अरबी मुस्लिम था, और ये सफल आक्रमण था, इसीलिए इसको पढ़ा जाता है, ठीक है ना, इसीलिए इसको पढ़ा जाता है। उसके पहले उबैदुल्ला भी आया था, बुदैल भी आया था, लेकिन इसको नहीं पढ़ा जाता। तो आपके लिए ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंध के राजा दाहिर के साथ खोर का युद्ध हुआ, दाहिर हारा, ठीक है ना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
ये मेनली ये लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंध के साथ राजा, उस समय सिंध का जो राजा हुआ करता था दाहिर हुआ करता था, ठीक है ना, दाहिर हुआ करता था। यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा भी तो ये आएगा कि जिस समय मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण किया था उस समय सिंध का राजा कौन हुआ करता था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बनाने का तरीका होता है, ठीक है ना, वो सीखते चल जाइए कि अच्छा यहाँ से ये क्वेश्चन, पहला क्लास में हम बताए थे कि जब आप पढ़िएगा कोई भी बुक तो आपको आना चाहिए कि जब आप एक पैराग्राफ पढ़े ना तो वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन निकल सकता है। अभी हम क्वेश्चन निकाल के दिखा रहे हैं ना कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकल सकता है। तो सिंध का राजा पूछेगा कि उस समय सिंध पे किसका राज हुआ करता था, दाहिर का राज हुआ करता था। कब? जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण किया था। कब आक्रमण किया था? 712 ईस्वी में। अब इसको घुमा के पूछना होगा तो सीधे ये वाला लाइन ही कट कर देगा, ये कर देगा 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया गया। उस समय कौन शासक था? मोहम्मद बिन कासिम नहीं था। मोहम्मद बिन कासिम तो किया था, शासक कौन था? दाहिर था। तो ये ध्यान रखिए थोड़ा सा। हाँ जो आप बोले ना मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन में मोहम्मद बिन कासिम भी रहेगा। हाँ टेंशन मत लीजिए, आप जितना गलत सोच सकते हैं उतना ऑप्शन में रह जाएगा, ठीक है ना। आपका वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड जितना गलत काम कर सकता सब ऑप्शन में रहता, ठीक है ना, सब ऑप्शन में रहता है। उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, इधर एक एग्जाम हुआ था, स्टेट का हुआ था, शायद स्टेट का एग्जाम हुआ था, उसमें गंगा का लंबाई पूछा था। भारत में गंगा की लंबाई कितनी है? कितनी है नहीं मालूम, 25-25 है, 25-25 है। सब लोग इतना रट के गया था कि अच्छा आगे भी बही पीछे भी बही, ठीक है ना। अब ऑप्शन में क्या था? 27-27, 29-29, 25-25, 23-23। अब रटे रहिए कि आगे पीछे दोनों बराबर है, चारों का चारों बराबर दे दिए। तो आप जितना कंफ्यूजिंग सोच सकते हो उतना सब ऑप्शन में रहता है, ठीक है ना। और जब पहले रहेगा ऑप्शन में तो ये ध्यान रखिएगा कि उस समय सिंध का जो राजा हुआ करता था दाहिर हुआ करता था। खोर का युद्ध याद रख सकते, नहीं याद रख सकते, कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि खोर का युद्ध हुआ था, ठीक है ना। दाहिर हारा, ऑब्वियसली दाहिर हारा तभी तो सफल आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम का, ठीक है। तो ये खोर या खार का युद्ध आप याद रख सकते हैं या नहीं भी याद रख सकते, ठीक है ना। ये सब ऐसा चीज है कि अगर ये सब क्वेश्चन पूछ दिया तो लगभग 90% स्टूडेंट से बनने नहीं जा रहा है क्योंकि थोड़ा अंदर का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो अभी तक हम क्या देखें? अभी तक हम क्या देखें कि भारत था, ठीक है ना। भारत पे आक्रमण होता है मुस्लिमों का, मुस्लिम का आक्रमण होता है। उसमें भी जब मुस्लिम का आक्रमण होता है तो पहले कौन आक्रमण करते थे? अरबी लोग किए कि तुर्की लोग किए? अरबी लोग किए। उसमें भी कौन किया? मोहम्मद बिन कासिम किया। कब किया? 712 ईस्वी में किया। ये सफल आक्रमण था। उस समय कहाँ किस पे किया था? कौन सा जगह पे? सिंध पे किया था। उस समय सिंध का शासक कौन था? दाहिर था। काम खत्म। उबैदुल्ला और उसको भूल जाइए, ठीक है। उस समय दाहिर था। अरब के बाद फिर तुर्की पे आएंगे तो उसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब आते उद्देश्य क्या था? धन दौलत लूटना। उद्देश्य क्या था? धन दौलत लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तात्कालिक कारण इराक के शासक अल हज्जाज को समुद्री जहाज से सिंध के देवल में समुद्री लुटेरों ने लूटा। इसको थोड़ा सा समझते हैं। उद्देश्य इसका क्या था कि सबसे पहले कि जितना भी सबको पता था, जो हम लोग आज बोलते हैं कि भारत एक सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया रियली में भारत था। भारत के पास इतना संपत्ति था, इतना संपत्ति था, ठीक है ना, कि मतलब अभी जो यूएसए या जो भी कंट्री बहुत जोश में रहता है कि इतना हम कैपिटल मेरे पास है, भारत के पास बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना। ऐसा था कि किस साल तक अमेरिका को बैठा के खिला सकते हैं हम लोग, इतना संपत्ति था, ठीक है ना। सोच लीजिए उतना लूटने के बाद भी इतना बच गया है। सोचिए कितना संपत्ति होगा। उतना लूटा कौन? पहले अरब आक्रमण किया, तुर्की किया। जब आप पढ़िएगा ना, जब आप मेडिवल से पढ़िएगा, मेन कहानी तो मेडिवल से शुरू होता है, जब आप पढ़िएगा तब पता चलेगा कि भारत को किस्तों में लूटा गया है, ठीक है ना। किस्तों में लूटा है। जब आए जब कोई लूट के चल जा, ठीक है ना। जब आए जब कोई लूट के चल जा, मतलब कि भारत उस मंदिर का ऐसा भगवान था जहाँ का प्रसाद कभी खत्म नहीं हो रहा था। जो भक्त आए 2 लड्डू लेके निकल गया, तब पर भी नहीं घट रहा, तब पर भी नहीं घट रहा, ठीक है ना। तो उसका उद्देश्य क्या था? धन दौलत लूटना,
ठीक है ना। दूसरा, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, अपना जो इस्लाम धर्म का जो अपना धर्म था उसको प्रचार प्रसार करना। मेनली एक चीज जान लीजिए, तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण क्या होता है? तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा आप लोग को। हम हमेशा समझाते तो घरे का एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। घर में अगर देखिएगा व्यवहारिक जीवन में कि अगर घर में दो भाई का विवाह हुआ है तो उनकी वाइफ को जो रिलेशन होता है आपस में उसको गोतनी कहा जाता है। बहुत दिन से अनबन चलते रहता है, अनबन चलते रहता है, वो उसके बारे में बोल रहा है, वो उसके बारे में बोल रहा है, अंदर अंदर चल रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि कुछ थोड़ा सा ज़्यादा बहस हो गया, ठीक है ना, छोलनी डब्बू सब निकलता है इधर से भी और उधर से भी। कारण क्या है? वो बहस और पहले भी हुआ था, पहले का भी दिमाग में सेट था, वही चीज बस थोड़ा सा क्या उसको बोलते हैं चिंगारी लग गया शुरू, उसी को कहते हैं तात्कालिक कारण, ठीक है ना। दिमाग में तो पहले से भी था, बस हमको चाहिए था कि एक दिन तो ऐसा आएगा कि बढ़ेगा, बस वही चीज होता है तात्कालिक कारण। हर चीज का एक तात्कालिक कारण होता है, लेकिन उस तात्कालिक कारण के पीछे बहुत सा कारण होता है। आज जब निकला है, लड़ाई हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आज ही के कारण सिर्फ लड़ाई हो रहा, पहले बहुत चीज हुआ होगा, वो दिमाग में सेट है कि किसी दिन तो आएगा, ठीक है ना। वही होता है तात्कालिक कारण। तो तात्कालिक कारण क्या था? इराक के शासक, उस समय इराक का जो शासक हुआ करता था अल हज्जाज, को समुद्री जहाज से सिंध के देवल में समुद्री लुटेरों ने लूटा। इराक का शासक हुआ करता था अल हज्जाज, ठीक है ना। वो जब सिंध से जा रहा था ना, तो सिंध के देवल में समुद्री लुटेरा, सिंध में उस समय समुद्री लुटेरा, ऑब्वियसली सिंध के वहाँ पे जितना भी अगर देखिएगा भारत और मिडिल ईस्ट उधर पूरा एरिया देखिएगा, अगर कभी ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखे होंगे, वहाँ पे है लाल सागर, ठीक है ना। अब नाम सुने आपके नहीं सुने, लेकिन इतना पता होना चाहिए, लाल सागर है, ठीक है ना। फारस की खाड़ी है, ठीक है ना। उस जगह पे क्या होता था ना, समुद्री लुटेरे रहते थे। समुद्री लुटेरे मतलब समझते हैं? अभी इधर जो आता है ना, मेनली समझ लीजिए समुद्री डाकू, इन्हें आया, इधर कोई आया लूट के चल गया, ठीक है ना, उसको डाकू कहेंगे। और समुद्र में आप जा रहे हैं, कोई लूट लिया, उसको समुद्री डाकू कहेंगे, बस। तो क्या होगा कि जो अल हज्जाज था, अल हज्जाज जो जहाज से जा रहे थे, ठीक है ना, तो देवल सिंध के पास जगह था, वहीं पर समुद्री लुटेरों ने लूट लिया। अब किसी के शासक को, कहीं के इराक का शासक था, उसी के शासक को लूट लिया था, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, तो बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए शास्त्र, इसीलिए मोहम्मद बिन कासिम को बोला गया कि आप आक्रमण कीजिए, सिंध पर आक्रमण कीजिए, ठीक है ना। सिंध पर आक्रमण पहले ये बोला गया था, पहले बोला गया कि सिंध का जो राजा था दाहिर, उस समय जो राजा था दाहिर को बोला कि तुम्हारा जितना भी डाकू वगैरह ये सब जो लूटा है पैसा, उसको लौटा दो। दाहिर बोला कि दाहिर भी वही था, ठीक है ना, मैं झुकेगा नहीं, ठीक है ना, वो भी पुष्पे था, बोला कि हम झुके भी नहीं करेंगे। जब बोला कि जब नहीं झुकोगे तो ठीक है, आक्रमण के लिए तैयार रहो, आक्रमण के लिए तैयार रहो। मोहम्मद बिन कासिम को बोला जाओ जाओ लूट के ले आओ, जितना हो सकता है अपना धन तो लूटो ही, उसका वाला भी नहीं छोड़ना। अब गया, वही दाहिर को लूटा, दाहिर को लूटा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से कहानी शुरू होता है। भारत, किसी को ये आशंका नहीं था ना कि ये एक छोटा सा कारण, ये एक छोटा सा कारण पूरा भारत पे आक्रमण का कारण बन जाएगा, पूरा भारत पे आक्रमण का कारण बन जाएगा। क्योंकि अगर आपके मोहल्ले में किसी को पता चल गया ना कि आपका घर कमजोर है, या कोई बहुत जिसका कि भी घर कमजोर है, तो बाकी सब लोग को अगर कोई दबा रहा है तो कल को कोई और लोग भी उसको दबा देता है, ये देख के कि वो कुछ नहीं कर सकता, अगर अगला कुछ नहीं कर रहा है तो। सेम चीज भारत के साथ वही हुआ, सेम चीज भारत के साथ हुआ, ठीक है। तो 713 ईस्वी में मुल्तान, एडी समझते हैं ना, एडी समझते हैं ना, यही तो है, गलत समझ लिए। एडी ईसवी को ही कहते हैं, बीसी को ही ईसा पूर्व कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है ना। हाँ, तो एडी जहाँ है,
एडी 1 2 3 4 ऐसे चलते आ रहा है, अभी एडी चल रहा है, बीसी ईसा पूर्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो 713 ईस्वी में, जहां नहीं समझ में आए एकदम पूछ लीजिए, काहे कि ये फैसिलिटी यही मिल रहा है, एग्जाम में नहीं मिलेगा पूछने का फैसिलिटी, तो ये पूछ लीजिए जब भी नहीं समझ में आए तो। पता चला कि आपसे ऑप्शन में जब एग्जाम में आए तो वहीं दे दे 712 बीसी 712 एडी, अब आप बीसी मार के चल रहे हैं, आपको पता था 712 ही पता था, बीसी एडी में कंफ्यूज हो गए, ठीक है। तो 712 एडी मुल्तान स्वर्ण नगरी पर आक्रमण हुआ। मुल्तान का उस समय पुराना नाम स्वर्ण नगरी हुआ करता था, अभी मुल्तान कहाँ है, कौन से कंट्री में है? अगर थोड़ा बहुत क्रिकेट देखते होंगे तो पता होगा, सहवाग को मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है। कोई मतलब नहीं क्रिकेट से, दूर दूर तक नहीं, कबड्डी कोई खेल से मतलब नहीं है। क्या करे सर, जीवन ही एक खेल हो गया है। मुल्तान जो है पाकिस्तान में, ठीक है। ये लाइन आप हटा सकते हैं, ठीक है ना। आप ये ध्यान रखिएगा कि जो अरबी आक्रमण हुआ था, उसका कोई भी आक्रमण होगा, भी मुसलमान लोग कोई भी आक्रमण करेगा, उसका मेन उद्देश्य रहेगा दो ही चीज, पैसा कौड़ी लूटेगा, अपना इस्लाम का प्रचार करेगा। ये तो तात्कालिक कारण था, उसको मौका मिल गया, लेकिन मेन उद्देश्य ये दोनों, ठीक है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये जितना भी चीज अभी हम लोग पढ़ें, ये सब हम कहां से पढ़ें, कहां से जाने कि ये चीज हुआ। ऐसा तो नहीं कि अंतर ध्यान करने के लिए बैठ गए, ऊपर से भेज दिए भगवान, कहां से जाने। तो ये पुस्तक है अली अहमद की चचनामा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोग को लगता है कि सर पुस्तक कहां से पूछता है, यही सबसे पूछता है। अभी चचनामा पूछ देगा, बहुत लोग को नहीं पता होगा, ठीक है ना। चचनामा, यहां से 3-4 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था, इसकी जानकारी हमको कौन से पुस्तक से मिलती है? चचनामा से। चचनामा, दूसरा क्वेश्चन, चचनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अली अहमद के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। किस पुस्तक से पता चलता है कि जिस समय अरबों द्वारा सिंध पर आक्रमण हुआ था, उस समय वहां का शासक दाहिर था? चचनामा पुस्तक से, ठीक है। समझ में आया? तो कहानी ऐसे चला कि भारत पर आक्रमण किया गया। पहला आक्रमण कौन किया? अरबी मुस्लिम। पहला आक्रमण अरबी मुस्लिम किया। उस अरबी मुस्लिम का नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। कब किया? 712 ईस्वी में किया। 712 ईस्वी में कहां किया? सिंध पर किया। उस समय सिंध का शासक कौन था? दाहिर था। आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? पैसा कौड़ी लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। इराक का जो शासक था हज्जात, उसको समुद्री लुटेरों ने वहां पे लूट लिया था, ठीक है ना। तो उसी को सबक सिखाने के लिए किया गया, बात खत्म। और ये सब का जानकारी कौन सा पुस्तक में मिलता है? चचनामा, जो किसके द्वारा लिखा गया? अली अहमद के द्वारा लिखा गया। कोई दिक्कत? चलिए अगला देखिएगा, अरबी आक्रमण का भारत पर प्रभाव। अब जब आक्रमण होता है, कहीं भी आक्रमण होगा, घर में जब लड़ाई होता है, वही जो कहानी गोतनी वाला, जब क्लैश होता है तो कुछ प्रभाव होता है कि नहीं? किसी का माथा फूटेगा, ठीक है, या तो जो सामान है वो टूटेगा। और से ही यहाँ भी तो कुछ प्रभाव हुआ होगा, भारत पर आक्रमण किया गया तो क्या क्या प्रभाव हुआ? भारत में इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ। प्रादुर्भाव मतलब क्या? इस्लाम का प्रादुर्भाव। भारत अरब संस्कृति, व्यापार, ज्ञान विज्ञान का आदान प्रदान हुआ। इसका मतलब क्या? दोनों का मतलब समझते हैं। पहला, भारत में इस्लाम का प्रादुर्भाव। इसके पहले भारत में इस्लाम का प्रादुर्भाव नहीं था। प्रादुर्भाव मतलब क्या? इस्लाम वहां नहीं था भारत में। जब सिंध पर आक्रमण हुआ, अब हम कहीं जाते हैं, एक चीज जानिए कि हम कहीं जाते हैं तो हम सब चीज, आप जब एनसीईआरटी का पॉलिटी का क्लास 6 का पहला चैप्टर पढ़िएगा, उसमें एक चैप्टर है विविधता, ठीक है ना। विविधता, हम कहीं भी जाते हैं ना, हम कहीं भी जाते तो कुछ चीज को छोड़ नहीं सकते हैं। जैसे अपनी वेशभूषा को, ठीक है ना, अपनी वेशभूषा को। यह अलग बात है कि शौक अलग चीज है, लेकिन अपनी वेशभूषा को हम ज्यादातर बार नहीं छोड़ते हैं। अपने खान पान के तरीके को, ठीक है ना, अपने खान पान के तरीके को, अपने रहन सहन को, ठीक है ना, अपने कल्चर को, ये सब चीज को हम नहीं छोड़ सकते। विविधता वाला चैप्टर में ये पढ़ना, हम ये सब चीज को नहीं छोड़ सकते। तो जाहिर सी बात है कि कोई मेरे यहाँ भी लेके आ रहा होगा, ठीक है ना,
तो हम उससे प्रभावित होते कि नहीं होते? होते हैं ना। अभी कल को आपके पास एक गुजराती चला, ठीक है ना, गुजराती चला है आपके यहाँ रहने के लिए कि बीपीएससी का टीचर का तैयारी हम भी करेंगे, ठीक है ना। गुजरात में तो नौकरी का कोई अथी ही नहीं है, बिजनेस हो रहा है, हम भी टीचर बनना चाहते हैं, बीपीएससी टीचर वाला तैयारी हम भी करेंगे। यहाँ रहना शुरू कर दिए, आपके ही घर में रह रहे, ठीक है ना, 20 दिन रहे, 25 दिन रहे, अच्छा जानकार है, ठीक है ना। बोले क्या कि गुजरात में एक डिश है ढोकला, सुने कि नहीं सुने हैं? हाँ, ढोकला बहुत अच्छा बनाते हैं, बना के खिलाएं, आपको भी अच्छा लगा, ठीक है ना। अब आपको अच्छा लगा तो आप क्या कहिएगा? एक बार कह सकते कि फिर से बना दीजिए, दूसरा बार कह सकते, तीसरा बार आगे भूल आ जाएगा कि हम कैसे बनाए थे, ठीक है ना। तो मतलब आप क्या कहेगा कि हमको सिखा दीजिए कैसे बनता है। हम लोग पूछते हैं ना, मतलब क्या हम उनके रहन सहन, उनके खान पान को अडॉप्ट किए कि नहीं किए? उसे ही अडॉप्ट किया जाता, वैसे ही सब चीज़ अडॉप्ट किया जाता, वेशभूषा को अडॉप्ट किया जाता, ठीक है ना, रहन सहन को अडॉप्ट किया जाता। तो जाहिर सी बात है प्रभावित होते हैं। तो जब भारत में आ गई ये सब चीज़, तो अरब का संस्कृति, व्यापार, ज्ञान विज्ञान, ये सब का आदान प्रदान हुआ। कुछ हम उनसे सीखे, कुछ हम उनको सिखाएं, ठीक है। ऊंट पालन का प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से आया। ऊंट पालन का प्रथा वहीं से आया, अरब। क्यों बता सकते? क्यों? क्या? और कुछ? और कुछ? ऊंट पालन इसलिए ना क्योंकि जब आप अरब में जाइएगा, ठीक है ना, तो रेगिस्तान ही रेगिस्तान मिलेगा, ठीक है ना। जैसे अभी राजस्थान के जैसलमेर में जाइएगा उधर मिलेगा, उसी तरीका से। इसीलिए ऊंट पालन का प्रथा वहीं से आया, ठीक है ना। तो ऊंट पालन की जो प्रथा वहीं से आया, ठीक है। कोई दिक्कत अभी तक में? कोई दिक्कत? चलिए देखिए, बहुत अच्छा अच्छा चीज़ मिलेगा आपको। खजूर, ये आप कभी नहीं भूलिएगा। कैसे नहीं भूलिएगा? जब भी आप खजूर का पैकेट देखिएगा ना, उसमें वो एक लंबा सा ऐसे पेड़ बना हुआ रहता है ताड़ का, ठीक है ना, जनरली वो रहेगा। या फिर देखिएगा ऊंट उसमें बना हुआ रहता है। आप जाके खजूर का पैकेट देखिएगा, ठीक है ना, और उसमें कभी कभी अरबी भाषा में लिखा हुआ भी रहता है, ठीक है ना। तो खजूर की खेती का जो प्रचलन है ना, वहीं से। तो कभी कोई मना, अगर कभी कोई बोले कि अरब से खजूर लेके आ रहे हैं, तो कभी मना मत कीजिएगा, वो ओरिजिनल लेके आएगा एकदम, ठीक है ना। हाँ एकदम। तो खजूर की खेती जो है वहीं से, ठीक है ना। दिरहम, दिरहम मुद्रा का नाम है। आप जब भी एग्जाम में जाइए कैपिटल करेंसी याद करके जाइए, CCC, कंट्री कैपिटल करेंसी, कहीं ना कहीं का पूछेगा ही, कम से कम एशिया के नज़दीक का तो पता ही कि याद करके ही जाए। जैसे भूटान का, भूटान का राजधानी कहाँ? पेरिस। तो फ्रांस की राजधानी कहाँ? भूटान की राजधानी, ये सब याद रहना चाहिए, ये सब याद रहना चाहिए, ठीक है ना। थिम्पू है, भूटान की राजधानी थिम्पू है, और मुद्रा नगोल्ट्रम है, नगोल्ट्रम, ठीक है। तो दिरहम मुद्रा भी वहीं चलता है, ठीक है ना। दिरहम। जजिया नामक कर गैर मुस्लिमों से लिया जाता है। जजिया जो कर है ना, ये आपका अभी तक पूरा मेडिवल में चलते रहेगा, मेडिवल में चलते रहेगा, लेटर मुगल तक ये चलता है। लेटर मुगल मतलब क्या? जब ये आपका मोहम्मद शाह वगैरह जो मुगल वंश का जो उत्तर शासक हुआ करता था, उत्तर शासक मतलब उसको बोला जाता है जो मुगल वंश में औरंगजेब के बाद जो शासक बने, ठीक है ना। तो मोहम्मद शाह के समय तक ही चलते रहता है जजिया कर, ठीक है ना। ये जजिया कर मेनली गैर मुस्लिम से लिया जाता था, जो लोग मुस्लिम नहीं है ना उससे ये टैक्स लिया जाता था, जजिया कर। जजिया कर 5 लोगों को मुक्त किया गया था। इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो जजिया कर लगाया जाता था, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देगा, मुगलों के समय में, सुल्तान ये क्या उसको बोलता है, गुलाम वंश के समय में जो जजिया कर लगाया जाता था, ये जजिया कर आया कहाँ से था? तो ये अरब लेके आए थे, अरब की देन है ये जजिया कर, ठीक है ना, अरब की देन है। और ये जजिया कर गैर मुस्लिम से लिया जाता था, जो लोग मुस्लिम नहीं है उससे। मुस्लिम नहीं है इसका मतलब ही नहीं समझिए कि सिर्फ हिंदू से लिया जाता था। गैर मुस्लिम मतलब हिंदू भी आ जाएंगे, सिख भी आ जाएंगे, ठीक है ना, जो भी रहे मुस्लिम के अलावा जो भी धर्म को मानते हैं। लेकिन 5 लोगों को मुक्त किया गया था इससे, बच्चा को, बूढ़ा को, औरत को, विकलांग को, ब्राह्मण को, ठीक है। 5 लोगों को मुक्त किया गया था, ठीक है। तो खजूर का खेती आपका हो गया, दिरहम नामक मुद्रा हो गया, ठीक है ना, ऊंट पालन हो गया, ठीक है ना,
जजिया कर, ये इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है जजिया कर। अब याद रखिएगा जजिया कर और भी शासक जैसे आगे पढ़ेंगे लगाते जाते हैं, लेकिन हमको याद रखना है कि पहला जब जिक्र किया गया था तो ये अरब लोग के समय ही जिक्र किया गया था, ठीक है ना, 5 लोग से ही 5 लोगों को ही छोड़ दिया था। भारत क्या दिया, हमेशा कभी भी जो है ताली 2 हाथ से बजती है। कोई आपको अब आपको कोई सिखा रहा है, ठीक है ना, ढोकला बनाना, तो आपका भी फर्ज बनता है कि एक दिन उसको लिट्टी चोखा बना के खिलाइए, ये ना कि 4 दिन ढोकला ही एकदम ले रहे हैं एकदम, ठीक है ना। आपका भी फर्ज बनता है कि एक दिन लिट्टी चोखा हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अब अगला को भी पता है, ठीक है ना, तो अगला को भी बनाने के लिए सिखाइए। तो भारत क्या दिया, तो भारत भी कुछ दिया होगा, दशमलव प्रणाली, दशमलव प्रणाली, ठीक है, अल खारिज्म के द्वारा दिया गया, ठीक है। भारत की देन आपको इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, भारत के द्वारा दशमलव प्रणाली अरबों को दिया गया, ठीक है, अल खारिज्म के द्वारा। अरब की देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज्योग्राफी में भी पढ़ना है, मानसून, मानसून, मानसून जो शब्द है अरबी शब्द है, ठीक है ना। जब ज्योग्राफी पढ़िएगा तो मानसून अगर पूछा जाए, मानसून मतलब समझते हैं, मानसून मतलब नहीं पता, समझिएगा मानसून क्या होता है। अब ज्योग्राफी में इसको बढ़िया से समझिएगा, हम शॉर्ट में बता के निकल जा रहा है। आपका जब अप्रैल मई खत्म होता है ना, तो जून के समय, ठीक है ना, जो अगर देखा जाए ये कितना होगा, क्या होता है कि इधर से आपका जब जून के समय क्या होता है, पवने जो है, इधर आपका अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, होगा क्या कि पवन जो है आती है, ठीक है ना, और ये इधर टकराती है और कुछ हिस्सा इसका इधर चल जाता है, ठीक है। इसको ज्योग्राफी में बढ़िया से पढ़ेंगे, लेकिन बस अभी समझ लीजिए, ठीक है। और ये होता है दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चलती है, क्यों दक्षिणी पश्चिमी, क्यों, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये दक्षिण में, नीचे दक्षिण रहेगा, ठीक है ना, नीचे दक्षिण रहेगा। अब ये आ रही है जिधर से भी आती है, पवन का नाम होता है ना, जिधर से भी आती है ना उधर के नाम पे रखा जाता है, ठीक है ना। दक्षिण पश्चिम आती है, अभी आ रहे नीचे दक्षिण है, इस साइड आ रही है तो इस साइड क्या है, पश्चिम, तो इसीलिए ये आती है और टकराती है। अब जब ये टकराती है ना, यही दक्षिणी पश्चिमी हवाएं जब टकराती है, तो इधर समुद्र न है, तो समुद्र है तो आर्द्रता लेगी कि नहीं, नमी लेगी, हवा के पास नमी लेगी, ठीक है ना, हवा नमी लेती है, और जैसे ही भारत में पहुंचती है तो भारत में उस समय गर्मी रहता, ठीक है ना, मई जून के समय भारत में उस समय गर्मी रहता। बस क्या होता है कि जैसे ही टकराई से, ठीक है ना, गर्मी रहा, नमी लेके ही आई है तो वर्षा करा देती है, ठीक है ना, वर्षा करा देती, यही मानसून होता है, ठीक है ना। और भारत में अगर कभी पूछा जाए कि भारत में 3-4 क्वेश्चन निकलता है मानसून से, ज्योग्राफी में पढ़िएगा लेकिन हम बता देते हैं। पहला ये चीज कि भारत में सबसे पहला मानसून कहाँ आता है, तो क्या आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, बोल सकते हैं। भारत में जो सबसे पहला मानसून आता है, सबको पता है कि केरल में आता है, ठीक है ना, सबको पता है कि केरल में आता है, जो कि गलत है, ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे पहला मानसून किस राज्य में आता है, तब केरल होगा। ऐसे पूरा भारत में सबसे पहला मानसून जो आता है वो अंडमान निकोबार में आता है,
ठीक है ना। लेकिन अंडमान निकोबार को कभी हम लोग भारत का हिस्सा समझ में नहीं करते हैं, बताइए। मोदी जी यहाँ लक्षद्वीप को खींच ले रहे हैं, हम लोग अंडमान निकोबार को ही नहीं समझ रहे हैं भारत का हिस्सा। अंडमान निकोबार में आता है, लेकिन अगर कभी भी जनरली अंडमान निकोबार ऑप्शन में नहीं रहता, तो जब ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या मारिएगा, केरल मारिएगा, केरल मारिएगा। क्योंकि अगर मुख्य भूमि, एक होता है मुख्य भूमि, मुख्य भूमि मतलब जिसमें पूरा भारत जुड़ा हुआ, ठीक है ना, और एक पूरा भारत होता है, वो भारत में अंडमान निकोबार भी आता है, लक्षद्वीप भी आता है। लक्षद्वीप भारत के मुख्य भूमि का हिस्सा नहीं है, क्योंकि समुद्र, बीच में समुद्र है तब ना लक्षद्वीप है। मुख्य भूमि मतलब भारत का जितना भी स्टेट है ये, इसमें ये पूरा भारत जितना भी है, ठीक है। तो मानसून शब्द जो है ये अरबी शब्द है, ठीक है ना। मानसून सबसे पहले अंडमान निकोबार में आता है, अगर नहीं दिया हुआ तो केरल में आता है, अगर केरल भी नहीं दिया हुआ तो वहां पे दिया होगा मालाबार तट, मालाबार तट पे आता है, ठीक है। अब आते हैं तो अरब की देन, मानसून शब्द अरबों के द्वारा ही दिया गया है। ये छोड़ दीजिए, आज जब फाजरी ने ब्रह्म सिद्धांत का खंडन किया, खंडन खाद का अरबी अनुमान में किया, ये छोड़ दीजिए। अब आते हैं, ये इंपॉर्टेंट, भारत पर अरब का जो आक्रमण था वो समाप्त होता है, ठीक है। अरब का जो आक्रमण था भारत पे वो समाप्त होता है। यहां से मुश्किल से 6 से 7 क्वेश्चन निकलता है। पहला क्वेश्चन, भारत पर सबसे पहला अरबी आक्रमण कौन किया, मोहम्मद बिन कासिम। अगर सीधे पूछते, एक क्वेश्चन और इससे पहले पूछ सकता है, भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया, ऐसे ऑप्शन रहेगा, अरबी किया था, तुर्की किया था, तो कौन किया था, अरबी किया था। अभी तो आपको याद रहेगा ही, वहीं कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला अरबी किया था, ठीक है ना। अगर कभी भी भूल जाइए ना तो इसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा, नहीं भूलिएगा। कहानी की तरह देखिए, अभी हमें कहानी की तरह ऊपर से नीचे करके आ रहे हैं कि भारत पर पहला आक्रमण मुस्लिम किया था, मुस्लिम में भी अरबी किया था, ठीक है ना। उस अरबी में कौन किया था, मोहम्मद बिन कासिम किया था। कब किया था, 712 ईस्वी में किया था। कहाँ किया था, सिंध पे किया था। सिंध पे जब किया था तो वहां का शासक कौन था, दाहिर शासक था। आखिर सिंध पे ही आक्रमण क्यों किया, क्या उद्देश्य था, धन लूटना था, इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। इराक का एक शासक था हज्जात, उसको समुद्री लुटेरों ने लूट लिया था, उसके लिए किया था। कहानी खत्म। अब जब युद्ध हो गया, ठीक है ना, अगर चाहे तो याद रख सकते हैं, उस समय जो खार का युद्ध था, जो आक्रमण किया था उसका नाम दिया गया, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद जब आक्रमण किया तो उसके बाद भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, तो भारत में अरब के कल्चर का बढ़ा, ठीक है ना। अरब का कल्चर बढ़ा मतलब क्या, यहाँ ऊँट पालन, अरब जब आया तो क्या क्या लेके आया साथ में, ऊँट पालन लेके आया, ठीक है ना। दूसरा चीज क्या लेके आया, मानसून शब्द यही दिया, खजूर यही लेके आया, ठीक है ना। तो ये सब चीज, दिरहम मुद्रा जो है यही लेके आया, ठीक है ना। भारत क्या दिया, दशमलव प्रणाली दिया। भारत क्या दिया, दशमलव प्रणाली दिया। पूरा अरब आक्रमण खत्म। अब एक क्वेश्चन और, ये पूरा जो आक्रमण था इसका जानकारी हमको कौन सा पुस्तक में मिलता है, चचनामा में मिलता है। वो चचनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, अली अहमद के द्वारा लिखी गई थी। कहानी खत्म, कहानी खत्म, ठीक है। आप इसको मतलब कि एक पेज क्या, एक चौथाई पेज में पूरा अरब आक्रमण खत्म कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। महमूद गजनबी, ये कौन था, ये अरब नहीं था, ये तुर्की मुसलमान था। कौन था ये, तुर्की मुसलमान, तुर्की मुसलमान था, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत पर सबसे पहला जो आक्रमण किया गया था तुर्कियों के द्वारा किया गया था, जो आक्रमण किया गया था उसमें कौन सा शासक पहला आक्रमण किया था, तो कौन था, महमूद गजनबी। और इसका वंश पूछा जाता है, बहुत लोगों को इसका वंश नहीं याद रखता है, आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यामिनी वंश का था, यामिनी वंश का था महमूद गजनबी, ठीक है। 932 एडी में अलप्तगीन नामक तुर्क सूरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना करता है। उसकी राजधानी गजनी थी, जो वर्तमान में अभी अफगानिस्तान है ना, पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान है, ठीक है ना। अफगानिस्तान जो है, उस अफगानिस्तान में एक जगह हुआ करता था गजनी, ठीक है ना, गजनी। वहाँ का राजा हुआ करता था अलप्तगीन, ठीक है ना।
उस समय वहाँ जो राज करता था उसको सरदार बोला जाता था। क्यों ऐसा बोला जाता था सरदार? क्योंकि आप लोग देखे होंगे एक मूवी था, फिल्म उलिम तो देखते हैं कि नहीं देखते हैं? हाँ, एकदम दबा के देखे फिल्म उलिम, ठीक है ना। हाँ, एक मूवी था, श्रीदेवी की एक मूवी थी, उसमें उनका रोल था बंजारा वाला, ठीक है ना। तो देखे होंगे कि उस समय क्या रहता था ना, कि कबीला रहता था, कबीला रहता था। पूरा जितना इधर अफगानिस्तान वाले रीजन है, तुर्की वाला जो रीजन है, ठीक है ना, उस समय क्या होता था ना, छोटा छोटा कबीला बना हुआ रहता था, ठीक है ना, छोटा छोटा कबीला बना हुआ है। और वो कबीला का एक सरदार होता था, जैसे मूवी में भी दिखाता है, कबीला का एक सरदार होता था ना, तो उस कबीला का एक सरदार होता था। तो उसी तरीका से एक जगह था गजनी, अफगानिस्तान, जो आज के समय में अफगानिस्तान है, उस समय वहाँ गजनी एक जगह हुआ करता था। वहाँ भी बहुत सा कबीला था, उसका एक सरदार हुआ करता था जिसका नाम था अलप्तगीन, ठीक है ना। वही स्थापना किया था गजनी साम्राज्य का, गजनी साम्राज्य का स्थापना किया था 932 ईस्वी में। 977 एडी में, ये आप इस भी याद रख भी सकते हैं, नहीं भी याद रख सकते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है। आखिर हम इसको पढ़ कह रहे हैं, ये आगे आपको पता चलेगा, क्योंकि लगेगा कि सर हम तो महमूद गजनवी पढ़ रहे थे, तो ये कहाँ पढ़ लिए, ये आगे पता चलेगा। ये आपको याद रखना है कि गजनी जो साम्राज्य है, गजनी साम्राज्य की स्थापना जो की गई थी, ये अलप्तगीन के द्वारा की गई थी, गजनी साम्राज्य की स्थापना, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद 977 एडी में दामाद, दामाद या गुलाम, दामाद या गुलाम जो था, सुबुक्तगीन ने हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया, ठीक है। अब होता क्या है कि जो ये क्या बोलता है, मोहम्मद बिन कासिम आया, लूटा, लूटपाट किया, ठीक है ना। उसके बाद एक चीज जान लीजिए, आप जब तक पढ़िएगा ना, बाबर जब पढ़िएगा, बाबर के पहले जितना भी शासक रहेगा ना, तुमको आपको जितना भी पढ़िएगा ना, सब आएगा, लूटेगा, उसके बाद निकल जाएगा। क्योंकि कोई भी दूसरा देश में नहीं रहना चाहता। आप ही अपना घर से दूर रहना चाहिएगा, नहीं रहना चाहिएगा, ठीक है ना। आप ही अपना घर से दूर नहीं रहना चाहिएगा। तो उसे जो भी आता था ना, बस धन दौलत लूटता था, वापस अपना घर। तो सेम इसमें भी हुआ, कासिम आया, लूटा, जितना काम करना था किया, निकल गया, ठीक है ना। वही आपका अफगानिस्तान में गजनी एक साम्राज्य हुआ करता था, गजनी एक जगह हुआ करता था, वहाँ का सरदार अलप्तगीन हुआ करता था, ठीक है। वही गजनी को बसाया था, वही गजनी को बसाया था। उसका एक दामाद था, ठीक है ना, दामाद या उसको गुलाम कहिए, ठीक है ना, गुलाम कहिए। गुलाम के बारे में आगे हम विस्तृत चर्चा करेंगे, जब हम गुलाम वंश पढ़ेंगे तो गुलाम के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। गुलाम मतलब आप वो समझ रहे हैं जो हम समझाना नहीं, जो हम नहीं समझाना चाह रहे वो आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। हम आगे बताएंगे गुलाम का मतलब क्या होता है, ठीक है। 977 ईस्वी में दामाद जो था उसका, किसका, अलप्तगीन का, सुबुक्तगीन उसका नाम था। हिंदू शाही वंश, एक वंश हुआ करता था भारत में, इस तरफ अगर देखा जाए तो, ठीक है ना, ये वाला एरिया राजस्थान, ये जयपुर, ये सब पूरा जो एरिया, एक वंश हुआ करता था हिंदू शाही वंश। वहाँ का राजा हुआ करता था जयपाल, उस पर आक्रमण कर दिया। कौन? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन आक्रमण कर दिया। सुबुक्तगीन भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की मुस्लिम था, ठीक है। अब देखिए, सुबुक्तगीन आक्रमण तो किया, जैसे हम लोग पढ़े थे उबैदुद्दीन के बारे में, ठीक है ना। वो भी अरबी था, वो भी आक्रमण किया था, लेकिन जीता नहीं, जीता, इसीलिए उसका नाम नहीं आया। यहां भी देखिए, गजनवी हम पढ़े अभी कि पहला तुर्की मुसलमान जो गजनवी था वो आक्रमण किया था, इसलिए उसका पहला नाम आता है ना, पहला, क्योंकि वो सफल आक्रमण किया था, ठीक है ना। ये सुबुक्तगीन जो था ये आक्रमण तो किया, लेकिन नहीं, सफल नहीं हो पाया, इसीलिए इसका नाम उतना नहीं आता, ठीक है। लेकिन कभी एग्जाम में आ जाए तो ये माइंड में रखिएगा कि अगर एग्जामिनर सुबुक्तगीन दिया है तो आंसर पक्का सुबुक्तगीन होगा, पक्का सुबुक्तगीन होगा। अगर एग्जामिनर दे दिया कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की मुसलमान कौन था, तो ये थोड़ा पूछ रहा है कि जीता कौन था या हारा कौन था, आक्रमण किया था। वो तो डायरेक्ट पूछा कि आक्रमण कौन किया था, ठीक है ना। तो पहला जो आक्रमण किया गया था वो सुबुक्तगीन के द्वारा किया था, और किस पे किया था? वो जयपाल पे किया था। उस समय हिंदू शाही वंश का शासक हुआ करता था, ठीक है ना।
998 AD में सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनवी शासक बना। अब समझ में आया कहानी कहाँ था, कहानी कहाँ था। मतलब ये जो था आपका मोहम्मद सुबुक्तगीन जो था गजनवी का क्या था, पिता था, पिताजी था गजनवी का। समझ में आया। उपाधियां, बगदाद के खलीफा, खलीफा होगा, बगदाद के खलीफा अल आदिल बिल्लाह के द्वारा यामिन उद्दौला, यामिन उल मिल्लाह ये उपाधि दिया गया। किसको दिया गया? गजनवी को दिया गया, महमूद गजनवी को दिया गया। महमूद गजनवी को ये उपाधि दिया गया है। ठीक है, मतलब क्या, इसको फिर से रिवीजन कहते हैं। तुर्की मुसलमान, ठीक है, पहला तुर्की मुसलमान। अगर देखा जाए तो तुर्की मुसलमान आक्रमण किया, इसका पृष्ठभूमि कहाँ से है? तो पृष्ठभूमि यह है कि अफगानिस्तान का एक जगह था गजनी, उसका स्थापना किया था। गजनी साम्राज्य का जो सरदार हुआ करता था अलप्तगीन हुआ करता था। अलप्तगीन का ईस्वी यहाँ पे छोड़ दीजिए, कोई मायने नहीं रखता यहाँ पे ईस्वी, यहाँ पे ईस्वी नहीं, ईस्वी आप मोहम्मद बिन कासिम वाला याद रखिए, वो इंपॉर्टेंट है। वहाँ का सरदार था अलप्तगीन। अलप्तगीन का ही दामाद हुआ करता था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन क्या किया था, भारत में एक शासक हुआ करता था हिंदू शाही वंश का जयपाल, उस पर आक्रमण तो किया लेकिन वो आक्रमण सफल नहीं हो पाया। आक्रमण सफल नहीं हो पाया, लेकिन सुबुक्तगीन का ही एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जो था, महमूद गजनवी बहुत होना था, ठीक है ना, इसीलिए महमूद गजनवी को खलीफा के द्वारा, खलीफा क्या होता, खलीफा क्या होता, खलीफा खलीफा क्या होता है? खलीफा जो होता है इसको समझिएगा। हम लोग जैसे कि देखिए किसी भी धर्म में किसी भी व्यक्ति को एक उच्च पद पे हम लोग रखते हैं, उन्हीं का बात माना जाता, ठीक है ना, उन्हीं का बात माना जाता है। जैसे कि अभी आप लोग देखिएगा दुनिया में एक है पोप, ईसाई लोग जो हैं पोप को मानते हैं। पोप मतलब क्या कि जिस भगवान को ईसाई मानते हैं, ठीक है ना, उनका मेडिएटर है पोप। पोप उनका मेडिएटर है। मेडिएटर मतलब कि ईसा को जो भी कहना है वो पोप कहेंगे, पोप हमको बताएंगे, हमको मानना फर्ज है, ठीक है ना, हमको मानना फर्ज है। जैसे कि बहुत सारे लोगों का धर्म गुरु रहते हैं, धर्म गुरु रहते हैं, वो जो बताते हैं हम उस अनुसार से करते हैं। सेम उसी तरीका से आप जाके देखिएगा, जब पढ़िएगा मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में एक आंदोलन है खिलाफत आंदोलन, इसीलिए हुआ था, इसीलिए हुआ था। जब वर्ल्ड वार 2 हुआ, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, कब याद रखेगा? 1919 ईस्वी में इसका पहला अधिवेशन हुआ, 1919-20 होता है, ठीक है ना। खिलाफत में यही हुआ था ना कि तुर्की के जो तुर्की का जो खलीफा है, वर्ल्ड वार जब फर्स्ट हुआ 1914 से 1918 ईस्वी में, तो बोला गया था, इंग्लैंड बोला था कि जो जैसा है हम रहने देंगे। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वार फर्स्ट खत्म हुआ तो इंग्लैंड क्या कहता है, तुर्की का जो खलीफा है उसको खलीफा के पद से ही हटा देता। और जितना भी मुसलमान है खलीफा को समझिए कि भगवान का दूत मानते थे, कि जो कहती हैं वही होगा, आप उसी को हटा दे रहे हैं, तो मुसलमान लोग आंदोलन करेगा कि नहीं करेगा? तो इसीलिए किया गया था। तो यामुनुद्दौला इसीलिए, तो इसीलिए खलीफा का बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, ठीक है। तो खलीफा, बगदाद के खलीफा के द्वारा, जिसका नाम था अल आदिल बिल्लाह के द्वारा कुछ उपाधि दिया गया था महमूद गजनवी को। उपाधि मतलब सम्मान के तौर पे दिया जाता है, ठीक है ना। यामुनुद्दौला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये नाम, इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है यामुनुद्दौला की उपाधि किसे दी गई थी, ये आप भूल जाइए कोई दिक्कत नहीं है, ये नाम आप भूल जाइए कोई दिक्कत नहीं कि खलीफा कौन था, ये नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा यामुनुद्दौला की उपाधि किसे दी गई थी, यामीनुल मिल्लाह की उपाधि किसे दी गई थी। ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया, ये वाला, ये ज्यादा बार आपसे पूछा गया। यामीनुद्दौला की उपाधि महमूद गजनवी को दी गई थी, ठीक है। महमूद गजनवी कैसा मुसलमान था, तुर्की मुसलमान था कि अरबी? तुर्की मुसलमान था। सुल्तान प्रथम, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, मेडिवल हिस्ट्री में पहला ऐसा व्यक्ति
जिसको कि सुल्तान की उपाधि दी गई है वो महमूद गजनवी था। यहां प्रथम लिखा हुआ, ठीक है। प्रथम बार सुल्तान की उपाधि, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बहुत एग्जाम में ये पूछा। प्रथम बार सुल्तान की उपाधि महमूद गजनवी, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेनली आपको दो उपाधि बहुत याद रखना, यामुन-उद-दौला गजनवी को दिया गया। दूसरा, पहला कौन सा शासक ऐसा था जिसको सुल्तान की उपाधि दी गई, तो महमूद गजनवी दी गई, ठीक है। अनुपाधि गाजी, जितना उपाधि है सब इसका इंपॉर्टेंट है। गाजी भी इंपॉर्टेंट है। बुत्सिकन तो पूछा गया है आपका, बीपीएससी में ही पूछा, बुत्सिकन बीपीएससी में ही पूछा। मूर्ति भंजक, मालूम है मूर्ति भंजक क्या होता है? नहीं मालूम है, बताते हैं, ठीक है। मूर्ति भंजक ये होता है कि जितना भी बोला जाता है कि जब गजनवी आया था, अभी आगे पढ़ेंगे गजनवी के बारे में और पढ़ेंगे, बोला जाता है कि गजनवी आया था तो जितना भी मूर्ति था ना सबको तहस नहस करते गया। भंजक मतलब मूर्ति का नष्ट करते जाना, ठीक है ना, इसीलिए उसको बुत्सिकन कहा जाता है, ठीक है ना। बुत्सिकन अरबी में, ऐसे हम लोग हिंदी में इसको बोलते हैं मूर्ति भंजक, ठीक है। सुल्तान आजम इसी को कहा गया। तो यहाँ से मेनली आपको 4-5 उपाधि है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक यामुन-उद-दौला, दूसरा तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रथम बार सुल्तान की उपाधि किसे दी गई, तो महमूद गजनवी को ही दी गई। तीसरा गाजी भी एग्जाम में पूछा गया, इस सब उपाधि आपका एग्जाम में पूछा गया। गाजी और बुत्सिकन दोनों बीपीएससी में पूछा है, ठीक है। सुल्तान तो बहुत सा एग्जाम में पूछा है, बीपीएससी के अलावा भी बहुत एग्जाम में पूछा है, ठीक है। यामुन-उद-दौला ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मेनली 4-5 आपको याद रखना है। सुल्तान आजम, अगर उसको पूछना होगा, बीपीएससी को ज्यादा चांस अगर पूछना होगा तो या तो ये वाला पूछे, प्रथम बार सुल्तान की उपाधि किसे दी गई, महमूद गजनवी, ठीक है ना, या गाजी, ये पूछा, ठीक है। यामुन-उद-दौला थोड़ा टफ हो जाता है, यामुन-उद-दौला, ठीक है। आगे देखते हैं। पहला तुर्क आक्रमण अलप्तगीन के कार्यकाल में गुलाम पिरई द्वारा, इसको छोड़ दीजिए आप। महमूद गजनवी के प्रमुख आक्रमण, महमूद गजनवी का बोला जाता है कि महमूद गजनवी टोटल 17 बार आक्रमण किया था। ये तो पढ़े ही होंगे। कौन बताया कि 17 बार आक्रमण किया था? कोई तो बताया होगा। दिव्य ज्ञान की प्राप्ति तो हमें नहीं हुई कि 17 बार आक्रमण किया है, ठीक है ना। तो महमूद गजनवी 17 बार जो आक्रमण किया, इसकी जानकारी हमको हेनरी एलियट के द्वारा दिया जाता है। हेनरी एलियट देते हैं, ठीक है। आपको 17 आक्रमण नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। महमूद गजनवी पर उपन्यास नहीं लिखना है हमको, ठीक है ना। तो 17 आक्रमण हमको नहीं पढ़ना। कारण फिर वही आप देख ही रहे, धन दौलत लूटना, इस्लाम का प्रचार करना, मध्य एशिया में साम्राज्य विस्तार करना। इसका थोड़ा सा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था कि हम जहाँ जाए मेरा नाम हो, ठीक है ना, वहाँ मेरा सिक्का चले, ठीक है ना। तो इसका एक ये था कि मध्य एशिया में साम्राज्य विस्तार करे, अपना जो साम्राज्य जो गजनी था, ठीक है ना, उसी का ना था, अलप्तगीन का दामाद था सुबुक्तगीन, उसी का बेटा था, ठीक है ना। तो साम्राज्य इसके हाथ में था, तो चलो यहाँ ये चीज किया जाए, ठीक है ना। तो मध्य एशिया में साम्राज्य विस्तार करना, ठीक है। हाथियों की प्राप्ति ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग के यहाँ हाथी भी बहुत रहता था, ठीक है ना। भारत में अधिकांश आक्रमण खैबर दर्रे का प्रयोग करके किया गया है। लद्दाख के पास है खैबर दर्रा, लद्दाख से दर्रा आप पढ़ सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है आपका। जोजिला दर्रा, बोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बारालाचला दर्रा, ठीक है ना, ये सब पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो भारत में जो अधिकांश आक्रमण हुआ खैबर दर्रा क्या हुआ, क्यों ऐसा होता था? ऐसा इसलिए था ना कि हमको जिधर इजी मिलता है उधर ही से हम लोग दूरी तय करते हैं। खैबर दर्रा से आना था आसान, नहीं तो अगर खैबर दर्रा नहीं रहता ना तो बाकी इधर भारत को अगर देखा जाए ना तो साइड में पर्वत ही था पूरा, ठीक है, पर्वत ही था। अगर आप पढ़िएगा तो पाकिस्तान भी भारत में ही हुआ करता था। लोग जो भी बोल ले, पाकिस्तानी लोग जो भी बोल ले, वो लोग तो बहुत भावुक लोग है, बोल ही देते हैं कि पाकिस्तान आज से थोड़ा बहुत पहले से ही है, ठीक है ना। लेकिन अगला को भी पता है कि पाकिस्तान कब बना, ठीक है।
तो जो भी बोल ले, तो पाकिस्तान भी उस समय भारत में हुआ करता था, ठीक है ना। तो खैबर दर्रा वही वाला एरिया में, अफगानिस्तान लद्दाख वाला एरिया में पूरा उधारी, उधारी से सब आक्रमण करता था। आक्रमण किया, लूटा, फिर वापस चल गया, आक्रमण किया, लूटा, वापस चल गया, ठीक है ना। उसका कारण होता था कि वापस जाने का। एक कारण तो हम बताएं कि आपका अपना घर वापस जाना है। दूसरा, आप अपना घर छोड़ के 5 साल किसी और का घर रह रहे हैं या दूसरा देश में रह रहे हैं, तो क्या कोई जरूरी ये भी तो हो सकता है कि कोई आपका घर कब्जा कर लिया हो? होता है कि नहीं होता? अरे यहाँ तो 1 महीना में कब्जा हो जाता है। तो सेम यही चीज होता था। ये लोग आता था लूटने के लिए, ठीक है ना, इधर आया, लूटा और आनंद ले रहा है भारत का, ठीक है ना। और पता चला उसका जगह जो कोई उसका साम्राज्य लूट लिया है। मतलब अगला का कहना था हम यहाँ से लूट के जाएंगे, वहां रखेंगे, तुम कोई आओ आके लूट जाओ। तो इसीलिए क्या होता था ना, ये लोग ज्यादा दिन तक ठहरता नहीं था, ठीक है। तो भारत में अधिकांश आक्रमण खैबर दर्रे का प्रयोग करके होता था। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। मध्यकालीन भारत में जब आक्रमण होता था, तुर्की लोग आक्रमण करते थे, तो ज्यादातर कौन सा दर्रा का उपयोग करते थे, प्रयोग करते थे? तो खैबर दर्रा का प्रयोग करते थे। प्रथम आक्रमण, ये इंपॉर्टेंट है। गजनवी का 2-3 आक्रमण बस याद रखना। एक प्रथम आक्रमण याद रखना। प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में हिंदू शाही राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र पर पेशावर व अन्य इलाके, ये पेशावर, मुल्तान, जितना भी हम बता रहे हैं सब पाकिस्तान का इलाका है। अभी वही हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है ना। तो हिंदू शाही राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र, सीमावर्ती मतलब साइड वाला क्षेत्र, ठीक है ना। हिंदू शाही वंश याद है आपको, सिबुक्तगिन, इसका पिताजी आक्रमण किया था। जयपाल उस समय शासक हुआ करता था, ठीक है ना। तो उसी के आसपास पेशावर व अन्य इलाके पर आक्रमण किया कौन? महमूद गजनवी। दूसरा आक्रमण वही राजा पे कर दिया, वही राजा पे कर दिया, ठीक है ना, अपना पिताजी का बदला लेने के लिए। बदला है, लेगा ही, ठीक है ना, कि पापा को मारे कैसे, ठीक है ना। वही एनिमल फिल्म का रणबीर कपूर, पापा पे कुछ नहीं सुन सकते हैं। तो हिंदू शाही राजा जो है जयपाल पे फिर ये आक्रमण किया। आप चाहे तो याद रख सकते हैं कि हिंदू शाही वंश जो था उसका राजधानी बाहिद था, उद्भांडनपुर था, पेशावर में ही था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पहला आक्रमण याद रखना 1000 ईस्वी में, पहला आक्रमण, ठीक है। चलिए, जयपाल की हार एवं आत्महत्या, जैसी दूसरा पे किया। सोचिए, महमूद गजनवी बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वो सोच के आया था कि इसको मार के जाना, काहे कि मेरा पिताजी को मारा है, ठीक है ना। वो सोच ही क्या आया था। पहला आक्रमण देखिए, दिमाग क्या लगाया। इसी को कहते हैं, आप मेडिवल हिस्ट्री से ना बहुत चीज सीख सकते हैं कि आप किसी को कैसे तोड़ सकते हैं, किसी को कैसे जीत सकते हैं, कैसे इतिहास से अगर सीखा जाए। इतिहास से अगर कभी भी सीखना हो ना, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रोल अदा करता है वो मध्यकालीन भारत अदा करता है। कि इतिहास से आपको वो चीज़, बहुत चीज़ सिखाएगा कि यहाँ पे ये चीज़ होना चाहिए, और ये चीज़ किया तो ये चीज़ गलती होगी, ठीक है ना। आपको बहुत चीज़ सिखाएगा। जब आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़िएगा तो बहुत वहाँ सीखने को मिलेगा। तो जयपाल की हार एवं आत्महत्या, देखिए, अगर चाहता गजनवी तो डायरेक्ट हिंदू शाही वंश पे आक्रमण कर सकता था। किया नहीं ना, किया। पहला आक्रमण उसका क्या था? पेशावर, हिंदू शाही वंश के आसपास का इलाका है। पहले उसको जीता, उसको जीतने के बाद उसको अपने कब्जे में किया, और उसके बाद उस जगह पे रह के आसपास उसका कमजोरी समझा जयपाल का। उसके बाद 1 साल बाद आक्रमण कर दिया। इसको कहते हैं स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी इसी को कहते हैं। क्या पता कि अगर ये भी अपने पिता की तरह डायरेक्ट अटैक करने जाता, मारा जा सकता था। लेकिन ये दिमाग लगा कि पहले उसके आसपास वाला क्षेत्र को जीत के कब्जा में कर लो, उसके बाद उसका कमजोरी जान जा, आसपास वाला क्षेत्र को मिला लो, ताकि कल को हम अटैक करें तो मदद भी मांगने नहीं आए आसपास वाला क्षेत्र से। क्योंकि किससे मदद मांगने आओगे? आसपास हम ही हैं। तो जयपाल की हार होगी, जयपाल आत्महत्या कर लेता, ठीक है। उसके बाद आनंदपाल शासक बना। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप याद रख सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं। 1018 ईस्वी में गंगा घाटी, उत्तर भारत का मैदान। अगर पूछा जाए उत्तर भारत में सबसे पहले गजनवी कब आक्रमण किया था, तो 1018 ईस्वी में किया था। कन्नौज, मथुरा पे किया था, कन्नौज और मथुरा वाला क्षेत्र पे। कहाँ है दोनों, कौन सा स्टेट में पड़ता है?
यूपी में पड़ता है। कन्नौज किस चीज़ के लिए जाना जाता है? इत्र के लिए जाना जाता है, याद रखेगा, इत्र के लिए जाना जाता है, ठीक है। मुस्लिम आक्रमण शासक ये सब छोड़ दीजिए, गुर्जर प्रतिहा, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। 1019-20 ईस्वी में कालिंजर अभियान किया गया था गजनवी के द्वारा। वहाँ का शासक उस समय चंदेल शासक हुआ करते थे। चंदेल एक वंश था, चंदेल एक वंश था, उसका शासक थे विद्याधर, ठीक है, उसका शासक विद्याधर थे। कोई दिक्कत? चलिए 1023 ईस्वी में 16वां आक्रमण किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। 1023 ईस्वी में 16वां आक्रमण किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या था? 16वां आक्रमण जो किया, सोमनाथ शिव मंदिर पर आक्रमण किया। आप लोग पढ़े होंगे, अगर कभी तो पढ़े होंगे कि सोमनाथ मंदिर को लूटा था महमूद गजनवी। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में, ध्यान में रखिएगा, सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, ठीक है। शासक उस समय चालुक्य वंश का भीम प्रथम था। ये पूरा तीनों लाइन जो है ना, ये तीनों लाइन इंपॉर्टेंट है, तीनों लाइन इंपॉर्टेंट है। कहानी इसका समझते हैं। अभी हम तो बताएं कि पूरा युद्ध आपको पढ़ना नहीं है। गजनवी पहला जो युद्ध किया, पहला युद्ध पेशावर पे किया 1000 ईस्वी में, ठीक है ना। कौन? पेशावर कहाँ था? हिंदुशाही वंश जो था उसी के आसपास का इलाका था, सीमावर्ती इलाका था, उसको अपने कब्जे में कर लिया। 1 साल के बाद वो अपने पिताजी का बदला लेता है, जयपाल पे आक्रमण करके। जयपाल आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद उसका 16वां जो आक्रमण होता है वो सोमनाथ मंदिर पे होता है। सोमनाथ में शिव मंदिर था, शिव मंदिर को वो लूट लेता है। अब बोला जाता है कि बहुत तोड़ फोड़ भी किया था, बहुत उत्पात मचाया था, बहुत उत्पात, एक से उत्पात मचाया था, ठीक है ना। मेडिवल का एक से एक कहानी है, लेकिन अभी टाइम नहीं है इसीलिए नहीं सुना रहा, ठीक है ना। तो बहुत उत्पात मचाया था। और जब उत्पात मचाया तो उस समय वहाँ का जो शासक था ना, उस शासक था चालुक्य वंश का शासक था, उसका नाम था भीम प्रथम। इसका नाम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन निकल सकता है। पहले, उस समय मंदिर के पास या सोमनाथ पे कौन सा वंश का शासक था? तो कौन सा था? चालुक्य वंश का। और कौन सा राजा था? भीमप्रथम। हुआ क्या ना, गजनवी अपने आप को समझता था कि हम बहुत ज़्यादा स्मार्ट व्यक्ति हैं, ठीक है ना, बहुत स्मार्ट व्यक्ति हैं, हम जो कर सकते हैं दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। पूरा धन दौलत बहुत लूट लिया, ठीक है ना, बहुत लूट लिया। और लूट के ले जा रहा था। और जब लूट के ले जा रहा था ना, तो भारत में एक पाए जाते थे उस समय जाट, अभी भी हरियाणा में जाट जो मिलते हैं जाट, ठीक है ना, उसी से अलग थे थोड़ा, लेकिन वैसा ही थे जाट। जाट को कोई मतलब नहीं होता। जाट जो है ना, जाट इज लाइक एज की, अगर जाट के सामने कोई बड़ा आदमी भी चला है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको लूटना है बस, ठीक है ना, उसको लूटना है बस। जैसे कि मान लीजिए हमको अगर किसी का पैसा लूटना है, अगर किसी का पैसा लूटना है तो हम बस, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों ना आ जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको उनको भी लूट लेंगे, ऐसा लगता था जाटों को। अब जब जाट जब लेके जा रहा था महमूद गजनवी, जितना भी पैसा कौड़ी लूटा था, ठीक है ना, तो मुल्तान के पास, ये सिंध नदी के पास, ठीक है ना, जाट लोग क्या करता, उसी से लूट लेता। बताइए कहाँ का इंसाफ है? वो लूट के लेके आ रहा है इतना मेहनत से, और उसके बाद उसी को लूट लिया महमूद गजनवी को, ये जाके क्या मुंह दिखाएगा? तो सिंध नदी पर जाटों ने लूट लिया। 1027 ईस्वी में मुल्तान के पास खोखरो जाटों के विरुद्ध। अब देख लीजिए, महमूद गजनवी को लूटा है, गजनवी छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। कहा लेके जाओ, फिर तो हम अबे करेंगे, ठीक है ना, तैयारी के साथ फिर आएंगे, ठीक है ना। क्योंकि गजनवी सोचा ही नहीं था कि अच्छा ये सब भी लूटता है, ठीक है ना। उसको पता चला कि अच्छा हम लेके जा रहे हैं, ये हम ही से लूट लिया, तब कहा कि ठीक है लेके जाओ, बच गए तो फिर तो आएंगे ही। वही 17वां जो आक्रमण होता है तो 1027 ईस्वी में, देखिए 4 साल लगाया। गजनवी काम करता था ना, तो प्लानिंग रहता था उसका, 4 साल लगा, पहले पूरा जानकारी लिया इसको कैसे तहस नहस करना, ठीक है ना। तो मुल्तान के पास खोखरो जाटों के विरुद्ध, मुल्तान के पास एक जगह है खोखरो, वहाँ जाटों के विरुद्ध करता है युद्ध। 1923 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है महमूद गजनवी के। महमूद गजनवी का कहानी
यहीं समाप्त हो जाता। ठीक है, महमूद गजनवी का कहानी यहीं समाप्त हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा अगर सारांश देखा जाए तो सारांश में देखते हैं कि क्या था कि भारत पर पहला जो तुर्की आक्रमण किया गया था उसका शुरुआत जो होता है, उसका जो पृष्ठभूमि होता है वो कौन साम्राज्य से होता है? गजनी साम्राज्य से होता है, जो अब वर्तमान में अफगानिस्तान जहाँ पड़ता वहीं हुआ करता था। उस समय गजनी साम्राज्य की जो स्थापना की थी किसने की थी? अलप्तगीन ने की थी। और अलप्तगीन का ही दामाद हुआ करता था, जो गुलाम हुआ करता था, क्या नाम उसका था? सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन ही पहली बार आक्रमण करता है भारत पर। उस समय हिंदू शाही वंश का एक राजा हुआ करते थे जयपाल, जिस पे आक्रमण करता है, ठीक है ना, लेकिन हार जाता है सुबुक्तगीन। जब सुबुक्तगीन हार जाता है उसके बाद उसका बेटा जिसका नाम है महमूद गजनवी, महमूद गजनवी आता है आक्रमण करने के लिए। लेकिन महमूद गजनवी इतना मतलब अच्छा तो कहें ये जो भी कहें, लेकिन महमूद गजनवी इतना शक्तिशाली शासक था कि जब गजनी साम्राज्य का जब उस सरदार बनता या शासक बनता है तो बगदाद का जो खलीफा था उसको 3-4 उपाधि देते हैं। पहला उपाधि जो दिया गया था, क्या दिया गया था? यामुनुद्दौला का उपाधि। दूसरा यामीनुल मिल्लाह की उपाधि। ये आप हटा सकते हैं, यामीनुद्दौला याद रख सकते हैं। दूसरी बात, गजनवी ही पहला शासक था जिसको कि खलीफा ने सुल्तान की उपाधि दी थी। गजनवी को ही गाजी की उपाधि दिया गया था। गजनवी को ही बुत सिकन की उपाधि दी गई थी, जिसको कहा जाता है मूर्ति भंजक, मूर्ति भंजक कहा जाता है। ठीक है, और तो इतना जो उपाधि दिया गया ये गजनवी को दिया गया। गजनवी जब आक्रमण करता है तो पहला जो आक्रमण करता है वो 1000 ईस्वी में करता है, और वो कहाँ करता है? पेशावर के पास करता है। ठीक है ना। दूसरा जो आक्रमण करता है वो अपने पिताजी का बदला लेने के लिए 1001 ईस्वी में ही करता है। कहाँ? हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल। और आक्रमण करने के बाद ही जयपाल क्या करता है? हार जाता है और आत्महत्या कर लेता है। गजनवी को चैन नहीं आ रहा था, टोटल 17 बार आक्रमण करता है, लेकिन उसका महत्वपूर्ण जो आक्रमण था वो 1023 ईस्वी में 16वां आक्रमण हुआ था, जो कि कहाँ किया था? सोमनाथ मंदिर को। सोमनाथ मंदिर को लूटा और लूट के ले जा रहा था। सोमनाथ में शिव की मूर्ति थी। सोमनाथ मंदिर को लूटा, लूट के ले जा रहा था। तो लूट के ले जाने के क्रम में उससे कौन लूट लिया? जाटों ने उससे लूट लिया सिंधु नदी के किनारे। और उसी के बाद 4 साल के बाद 1027 ईस्वी में गजनवी अंतिम आक्रमण 17वां आक्रमण करता है जाटों के विरुद्ध ही मुल्तान के पास खोखरो में। ठीक है, और 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। पूरा कहानी समाप्त। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य और क्या चीज था? ठीक है ना, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि फैक्चुअल रहता है। जैसे सेना में तिलक नामक हिंदू सेनापति था। अब सबको लगेगा कि गजनवी था, मुस्लिम था, तुर्की मुसलमान था, हिंदू को क्यों रखेगा? लेकिन नहीं, उसमें भी था। तिलक नामक हिंदू सेनापति हुआ करता था। ठीक है ना। राजकवि उसी नाम है, याद रखेगा। ठीक है ना, राजकवि का नाम था। राजकवि मतलब दरबार में उनके जो कवि रहते थे। पहले शासक जो रहते थे उनको बहुत चीज का शौक हुआ करता था। ठीक है ना, वो समझिए कि अपने दरबार में एक पर्सनल सिंगर भी रखते थे। ठीक है ना, कि कभी मन हुआ तो आओ सुना दो कबूतर जा जा जा। ठीक है ना, तो वो अपने दरबार में कभी भी रखते थे। ठीक है ना, तो सब तरह के थे। उसरी तो उसी तरीका से था। ठीक है ना। संस्कृत व अरब मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्का जो समूह कहता था उसी को दिरहम कहा गया। ठीक है ना, चांदी का सिक्का। मतलब यहाँ से क्या जानकारी मिलती है कि गजनवी के समय चांदी का सिक्का चलता था, चांदी का सिक्का चलता था। ठीक है ना। चलिए, गजनी में विश्वविद्यालय, नहर, मस्जिद का निर्माण एवं विद्यालयों का संरक्षण ही तो देगा ही। पैसा लूट के ले गया था तो क्या करेगा? ठीक है ना, लूट के ले गया, यहाँ से लूट के ले गया। चलिए कम से कम कुछ तो किया। ठीक है ना, चाहो लूट ही के ले जाओ। ठीक है ना, लूट के ले गया और उसके बाद जाके सेम वही चीज़ है ये रॉबिन हुड पांडे कि हम लूट के ले गए, उसके बाद गरीबों के लिए अस्पताल बनाए, विद्यालय बनाए। ठीक है ना, पानी की व्यवस्था किए। ठीक है, तो वही चीज़ है
कि यहाँ से लूट के ले गया गजनी में हम बात कर रहे हैं, भारत में ना, गजनी साम्राज्य, ठीक है ना, वहाँ विश्वविद्यालय बनाया, आओ बाबू पढ़ाते हैं तुमको भी, जहाँ से लूट के लेके आए हैं, ठीक है ना, विश्वविद्यालय बनाया, नहर बनाया, मस्जिद बनाया, ठीक है ना, एवं विद्वानों को संरक्षण दिया, ठीक है, विद्वानों को संरक्षण दिया। देखिए गजनबी एक ऐसा माइंडसेट का व्यक्ति था ना कि उसको तरक्की चाहिए था, ठीक है ना। अब ये आप कहिए कि उसको अपना क्षेत्र का तरक्की चाहिए था, लेकिन उसको तरक्की चाहिए था, क्योंकि अगर ऐसा माइंडसेट का नहीं रहता ना तो जितना पैसा लेके गया था ये कोई और काम में लगा देता, ठीक है ना। काम तो गलत किया ही, लेकिन वो कोई और काम में नहीं लगाया, ये सब काम किया। प्रमुख साहित्यकार, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलबरूनी, अलबरूनी, ठीक है, अलबरूनी राज ज्योतिष के पद पर थे, तहरीके हिंद या कुताबुल हिंद, ये पुस्तक पूछा जाता है। यहां से 3-4 क्वेश्चन धारा प्रवाह पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन, अलबरूनी किसके दरबार में था? महमूद गजनबी के दरबार में। किसके दरबार में? महमूद गजनबी के दरबार में। महमूद गजनबी के दरबार में अलबरूनी। ये क्वेश्चन बहुत कम बार पूछा जाता है, ये VVI है, और इसमें ये नहीं पूछा जाता है कि किस पद पे थे। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन ही पूछा जाता है। पहला, अलबरूनी किसके दरबार में थे? महमूद गजनबी। या तो ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन जो थे वो महमूद गजनबी के दरबार में थे, 3 को कहीं और से उठा के दे देगा, एक अलबरूनी दे देगा, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन, किताबुल हिंद पुस्तक किसने लिखा? अलबरूनी ने। तहरीके हिंद पुस्तक किसने लिखा? अलबरूनी ने। यही पुस्तक, यही सब पूछा जाता है। अभी हम लोग पुस्तक पढ़े कि नहीं? 2 पुस्तक पढ़ चुके हैं, एक चचनामा पढ़े और एक तहरीके हिंद और किताबुल हिंद पढ़े, ठीक है, कोई दिक्कत? और ये कौन सा भाषा में लिखा गया है? अरबी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये अरबी भाषा में लिखा गया। अब देखिए बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे होंगे ना, जो थोड़ा बहुत पढ़े होंगे वो कंफ्यूज कर जाएंगे। क्यों कंफ्यूज करेंगे? सर हम लोग तो पढ़ रहे हैं तुर्की मुसलमान के बारे में, जब एग्जाम में आएगा ना तो आप दिमाग लगाइए कि गजनबी तुर्की मुसलमान था, तुर्की ये भाषा में लिखा होगा, लेकिन उल्टा है, अरबी भाषा, अरबी भाषा। अभी समझा देना, पता चला एग्जाम में आए तो फिर वही गलती कर दीजिए, ठीक ना। ये पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है, इनफैक्ट गजनबी तुर्की मुसलमान था, ठीक है। फिरदौसी, इसका एक पुस्तक है, बता सकते हैं? नहीं मालूम? शाहनामा, शाहनामा, शाहनामा पुस्तक फिरदौसी के द्वारा लिखा गया। फिरदौसी भी इसी के दरबार में था। अच्छा, लिखा हुआ है शाहनामा, ठीक है। पूर्व का होमर, पूर्व का होमर कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है, ये सब बोला गया है, ठीक है ना, बोला है गजनबी, ठीक है ना। आया था तो यही सी बात है कि हम लोग जब कहीं अच्छा जगह जाते हैं तो उसका बड़ाई करते ही हैं, ठीक है ना, उसका बड़ाई करते ही हैं, तुलना करते कि अच्छा ये तो अपने जगह से भी अच्छा जगह, तो उसे ही कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा, पूर्व का होमर इसको कहा गया। उत्तवी, उत्तवी जो है या उत्सी, उत्सी होगा, उत्सी या उत्तवी देख लेंगे। दरबारी इतिहासकार था, ये इंपॉर्टेंट आपका नहीं है, ये छोड़ दीजिएगा, ठीक है, ये भी छोड़ दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, तारीखे सुबुक्तगीन, तुर्की की चित्रकला का पहला प्रमाण मिलता है। तारीखे सुबुक्तगीन एक पुस्तक था जिसमें कि तुर्क लोग जो चित्रकला करते थे ना, क्या चित्रकला करते थे, उसका पहला प्रमाण यही मिलता है, ठीक है ना। पहला प्रमाण आपका तारीखे सुबुक्तगीन में ही दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है, ये भी छोड़ दीजिए, पूर्वी पैप्स, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, सासमी वंश, ससवनी नहीं होगा, सासमी वंश होगा, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या पढ़े? अभी तक हम लोग क्या पढ़े? अभी तक हम लोग पढ़े, इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लें। देखिए कैसे रिवीजन करते हैं।
भारत पर मुस्लिम आक्रमण। पहला आक्रमण किसके द्वारा किया गया? अरब के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? अरब के द्वारा किया गया। अरब आक्रमण किया गया, उसमें भी जो पहला आक्रमण किया गया, सफल आक्रमण किसके द्वारा किया गया? कासिम के द्वारा किया गया। कासिम के द्वारा किया गया। कब किया गया? 712 एडी में। कहां किया गया? सिंध पे किया गया। उस समय शासक कौन था सिंध का? कौन था? दाहिर था। कोई दिक्कत? उस समय सिंध का शासक कौन था? दाहिर था। जब शासक दाहिर था तो आक्रमण किया, तो इसका कारण क्या था? ये जो आक्रमण हुआ इसका कारण क्या था? धन दौलत लूटना, इस्लाम का प्रचार करना, और उस समय इराक का जो शासक हुआ था उसका समुद्री लुटेरों ने लूट लिया था। ठीक है, तीन कारण मेनली था। तीन कारण मेनली था। कोई दिक्कत? ये सब जितना भी आक्रमण हुआ, ठीक है ना, ये सब जब आक्रमण हुआ तो इसका प्रभाव क्या पड़ा? इसका प्रभाव क्या पड़ा? अरब लोग कुछ हमारे यहाँ के कुछ उनका कंट्रीब्यूशन था। क्या क्या कंट्रीब्यूशन था अरब का? खजूर, खजूर, ऊंट पालन और दिरहम। दिरहम। भारत का क्या कंट्रीब्यूशन था? दशमलव प्रणाली। दशमलव प्रणाली। और क्या सीखा गया? भारत को और क्या दिया? तो मानसून शब्द। मानसून शब्द। कोई दिक्कत? समझ में आया? ये सब की जानकारी हमको कौन से पुस्तक से मिलती है? चचनामा। इसके लेखक कौन थे? लेखक अली अहमद। खत्म हो गया। ठीक है, अब आते हैं उसके बाद जो आक्रमण किया गया तुर्की के द्वारा किया गया। तुर्की मुसलमान के द्वारा। तुर्की मुसलमान के द्वारा आक्रमण। तुर्की मुसलमान के द्वारा आक्रमण किया गया। इसका पृष्ठभूमि कहां से तैयार होता? इसका पृष्ठभूमि गजनी साम्राज्य से तैयार होता। गजनी साम्राज्य। गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अलप्तगीन। अलप्तगीन। अलप्तगीन का ही दामाद कौन थे? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन का ही पुत्र कौन था? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। ये जो महमूद गजनवी था ये कौन से वंश से था? यामनी वंश से था। महमूद गजनवी यामनी वंश से था। महमूद गजनवी यामनी वंश से था। और इस गजनवी जो है पहला आक्रमण कहां करता है? पहला आक्रमण कहां करता है? 1000 ईस्वी में कहां करता है? पेशावर में करता है। पेशावर। ठीक है, उसके बाद दूसरा आक्रमण जो था वो आपका किया गया था 1 साल के बाद करता है हिंदू शाही वंश के जो राजा थे जयपाल के विरुद्ध, जो कि आत्महत्या कर लेता है जयपाल। इसका 16वां आक्रमण जो था ये कहां था? सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर। ये 16वां आक्रमण जो हुआ था, इस समय राजा कौन था? वहां कौन सा वंश चल रहा था गुजरात में? चालुक्य वंश। यहां का राजा कौन था? भीम प्रथम। भीम प्रथम। जब ये आक्रमण किया सोमनाथ मंदिर पे, लूट के ले जा रहा था, तो इसको कौन लूट लिया? जाटों ने लूटा। और इसीलिए 1027 ईस्वी में अंतिम जो आक्रमण किया 17वां आक्रमण कब किया गया? 1027 ईस्वी में अंतिम आक्रमण। ठीक है,
और 1030 ईस्वी में गजनवी की मृत्यु हो गई। गजनवी की मृत्यु हुई, लेकिन गजनवी की कुछ उपलब्धियां भी हैं। गजनवी को कोई उपाधि दिया गया। कौन कौन उपाधि दिया गया? यामीनुद्दौला, दूसरा गाजी, पहला बार सुल्तान भी यही इसी की उपाधि दी है, इसी को दिया गया था, सुल्तान, और बुत सिकन। कहानी खत्म, कहानी खत्म। समझ में आया? इसी को कहते हैं रिवीजन। हम कितना 10-15 पेज पढ़ा है, एक पेज में पूरा क्लियर हो गया। इसी को कहा जाता है नोट्स। ठीक है, कि आप पूरा 1 घंटा 2 घंटा में पूरा मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट करके निकल जाइए। लेकिन इसको आपको अपने तरीका से, हम ये स्ट्रक्चर जैसे बना, स्ट्रक्चर फॉर्मेट में ही आपको हो सकता है ऐसे। ठीक है ना, ऐसे नहीं हो सकता, स्ट्रक्चर फॉर्मेट में ही हो सकता। कोई दिक्कत? इसमें एक चीज छूट गया, उसको आप लिख सकते कहीं भी और चाहे तो, जो अभी वाला पढ़ा कि गजनवी वंश में कौन, उसके दरबार का कुछ इंपॉर्टेंट लोग, जैसे कि अलबरूनी का पुस्तक जो है तारीख हिंद, किताबुल हिंद, अरबी भाषा में लिखा गया। दूसरा शहनामा फिरदौसी के द्वारा जो लिखा गया, ये भी इसी के दरबार में थे। ठीक है ना, ये आप चाहे तो लिख सकते हैं कि गजनवी जो आया तो पैसा लूट के ले गया तो विश्वविद्यालय बनाया, ये बनाया, वो अलग बात है। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए, अभी टोटल हम लोग का 18-19 पेज पढ़ लिया। उस पेज को 18-19 पेज को एक बार में पूरा खत्म कर दिए। ऐसा ही रखिए, तभी आपका आराम से निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, गौरी के बारे में पढ़ते हैं। गौरी के बारे में, ठीक है ना, शामसी वंश का ये था। ठीक है ना, मोहम्मद गौरी गजनवी यामिनी वंश का था। ठीक है ना, गजनवी यामिनी वंश का था, ये याद रखेगा, बहुत लोग भूल जाते हैं। ठीक है ना, उसका वंश का नाम याद रखना। 1173 एडी में, अच्छा सोमनाथ, ये गजनवी वाला कुछ ईस्वी याद जो रखना है आपको, कौन कौन ईस्वी याद रखना है? एक तो 1000, क्योंकि पहला आक्रमण हुआ। दूसरा आपको याद रखना 16वां आक्रमण 1023 ईस्वी। तो गजनवी के बाद आते हैं गौरी। 1173 एडी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गजनी का शासक बना। वही गजनी का जिसका शासक पहले कौन था? महमूद गजनवी। ये समझ लीजिए, गजनी एक जगह है और गजनवी एक शासक है। ठीक है ना, तो गजनी का जो शासक था पहले महमूद गजनवी था, लेकिन महमूद गजनवी की जब मृत्यु हुई उसके बाद बहुत सारा क्लैश हुआ, क्योंकि मृत्यु तो उसका 30 में ही हो गया था और ये शासक बना 1173 ईस्वी में। ठीक है ना, तो 40-43 साल तक बहुत क्लैश हुआ। उसके बाद 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी बना, जो कि गजनी का शासक बना। ठीक है ना, 1175 एडी में खैबर और गोमल दर्रे से भारत पर प्रथम आक्रमण किया। गजनवी भी आक्रमण किया था खैबर दर्रे से। एक दर्रा और चुना, गोमल दर्रा, जो कि कहाँ था? मुल्तान का दर्रा था। कारण वही चीज, बहुत है वहां भारत में ऐसा मंदिर जहां प्रसाद खत्म नहीं होता है। चलो फिर से आते 3 लड्डू लेके। ठीक है ना, तो धन की प्राप्ति करना, धन की प्राप्ति करना, साम्राज्यवादी करना। साम्राज्यवादी मतलब क्या? यही मेन वही चीज है, बस टर्म पहले वाला ही चीज है, बस टर्म इस अलग दे दिया है। साम्राज्यवादी ये होता है ना कि आप अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे, अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे, मतलब कब्जा कर लेना। ठीक है ना, पंजाब विजय, पंजाब को जीतना। पंजाब मतलब समझिएगा, आज जो पंजाब है ना, सिर्फ वही पंजाब नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि पंजाब पाकिस्तान में भी है। एक बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछी थी कि इनमें से कौन सा जगह जो है वो भारत में नहीं है। ठीक है ना, और उसमें बहुत सा ऑप्शन दी थी, एक पंजाब भी दे दी थी। ठीक है ना, तो पंजाब भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है। ठीक है, हैदराबाद भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है। तो ये याद रखेगा, बीपीएससी सब क्वेश्चन खोजते रहती है। ठीक है ना, जिसमें कि ट्रिक में फंसे बच्चा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। पंजाब विजय, पंजाब में उस समय लाहौर आ जाता था, लाहौर सब आ जाता था, सिंध सब आ जाता था पंजाब में। ठीक है ना,
गौरी के आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर प्रथम आक्रमण किया था। गौरी प्रथम आक्रमण मुल्तान पर, जबकि गजनवी किस पे किया था? गजनवी किस पे किया था? पहला आक्रमण कहाँ किया था गजनवी? गजनी फिल्म देखे हैं आमिर खान का, 15 मिनट में भुलाता था। बताइए, आप लोग का तो गजनी आमिर खान से भी अच्छी हो रहा है, एकदम कंपटीशन दे रहा है, ठीक है ना। पहला आक्रमण जो किया गया था पेशावर, पेशावर, ठीक है। तो मुल्तान पर प्रथम आक्रमण था 1175 ईस्वी में। हम ऐसे ही पढ़ाते 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 पूछते रहेंगे, ठीक है। मुल्तान पर प्रथम आक्रमण किया गया था, ठीक है, ये गौरी के द्वारा। करमातियों को हराकर मुल्तान पर कब्जा किया। करमाती वहाँ पे जो वंश कहिए तो जो शासन करते थे वो लोग को कहते थे, ठीक है ना। 1178 ईस्वी में ही गुजरात पर आक्रमण करता था, किया। पाटन गुजरात, गुजरात का एक जगह था पाटन, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि गुजरात पाटन पे आक्रमण किया गया था 1178। ईस्वी इसका याद रखिएगा, ईस्वी इसका याद रखिएगा 1178, ठीक है ना। अब पहला आक्रमण जो था मुल्तान पर वो 1175 ईस्वी में किया गया था गौरी के द्वारा, ठीक है। चालुक्य राजा भीम द्वितीय कासाद के मैदान में संरक्षण मां नायिका देवी, जो गुजरात पे आक्रमण किया था, हम लोग पढ़े थे, अभी पढ़े कि जब गजनवी आक्रमण किया था गुजरात पे सोमनाथ मंदिर पे, कितना आक्रमण था गजनवी का? 16वां आक्रमण था। कब किया गया था? 1023 ईस्वी में किया था। उस समय वहां का राजा कौन था? भीम प्रथम था, चालुक्य वंश का। इस समय भी चालुक्य वंश का ही राजा शासन है, लेकिन राजा बदल गया, भीम द्वितीय, भीम द्वितीय, ठीक है ना। तो याद रखेगा इस समय राजा कौन है? भीम द्वितीय। कासहद के मैदान में आक्रमण किया था, और जब अटैक किया ना तो माँ बचा ली भीम द्वितीय को, नहीं तो इसका भी निपटारा हो ही जाता, भीम द्वितीय का भी निपटारा हो ही था, ये भी चित्रगुप्त के पास पहुंच ही जाते, लेकिन उसकी माँ जो है वो बचा ली, ठीक है ना, जिनका नाम था नायिका देवी। नायिका तो होगी, बचाई था। माउंट आबू के पास गौरी को पराजय किया, गौरी का पराजय हुआ, भारत में प्रथम पराजय, ठीक है। जब मोहम्मद गौरी जब भारत में आया, ठीक है ना, मुल्तान पे किया था, हरा दिया, लेकिन जब यहाँ पे आया माउंट आबू, माउंट आबू कहाँ है? माउंट आबू कहाँ है? याद रखिएगा, राजस्थान में एक पर्वत है जिसको कि अरावली पर्वत कहा जाता है। भारत में उसको अवशिष्ट पर्वत का दर्जा दिया गया है, अरावली पर्वत को, ठीक है ना। अवशिष्ट पर्वत है, भारत का अवशिष्ट पर्वत जो है वो अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत पुराना पर्वत है, ठीक है ना। आप ये मत समझिएगा कि हिमालय पुराना है, हिमालय से भी, हिमालय तो सबसे नया में आता है, नवीन बलित पर्वत में आता है हिमालय, ठीक है ना। जब पर्वत के बारे में पढ़िएगा तो उसमें पढ़ना रहता है बलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ठीक है ना। तो हिमालय नवीन बलित पर्वत में आता है, नवीन मतलब नया बलित पर्वत में आता है। पुराना जो पर्वत है ना वो अरावली है, और अरावली जो है वो राजस्थान में पड़ता है। अरावली पर्वत का ही ऊपर जो चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर, याद रखिएगा। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी को गुरु शिखर कहा जाता है। वहीं पे एक जगह है माउंट आबू, माउंट आबू, यहाँ से 4-5 क्वेश्चन निकलता है। पहला कि भारत का अवशिष्ट पर्वत जो है अरावली पर्वत है, ये कहाँ है? तो राजस्थान में। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो गुरु शिखर है, ठीक है ना। और यहीं पे जगह है माउंट आबू, घूमने वाला जगह, और वहीं पे एक मंदिर है, जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ठीक है ना। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में ही, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेगा। तो माउंट आबू के पास गौरी का पराजय। एक चीज जान लीजिए, जब हम पढ़ाते हैं ना तो फ्लो में जो भी चीज़ बोलते हैं ना उसको ध्यान में रखा कीजिए, काहे कि कई बार मेरे जीप पे सरस्वती जी विराजमान रहती हैं, कभी कभी हम रैंडमली ही क्वेश्चन बोलते चल जाता है, वही क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। पिछला बार जब हम दरोगा वालों को पढ़ा रहे थे तो बता रहे थे कि एक माँ से जन्मी, हिंदू माँ से जन्मी मुगल वंश के कौन कौन शासक थे। अब बहुत लड़का लोग सोचा ये भी क्वेश्चन आता है, और एग्जाम में बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछ दिया था कि हिंदू माँ से कौन कौन मुगल शासक जन्म लिया था। तो कभी भी जब हम बताएं ना तो इसको ध्यान में रखा कीजिए। मेरा आदत है जब हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो आपको ज्योग्राफी का भी थोड़ा बहुत बताते चलेंगे, ठीक है, जहाँ जिससे टच हो, ठीक है ना। अभी नहीं है कि माउंट आबू पढ़ा रहे हैं तो हम भारत की मिट्टी जोड़ दें उससे, ठीक है ना। जहाँ जिससे टच हो वो हम बताते चल जाएंगे, ठीक है।
तो माउंट आबू के पास गौरी को पराजय किया गया, भारत में प्रथम पराजय हुआ था। ठीक है, 1191 ईस्वी। इस युद्ध का इंतजार तो सबको रहता है क्योंकि क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया। तराइन का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय, सेनापति खांडेराव गोविंदराव थे तृतीय वर्सेज मोहम्मद गौरी। इसको मतलब भी ठीक ही है, इंपॉर्टेंट भी है। पूछा जाता है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज के बीच हुआ था और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था 1192 ईस्वी में। तराइन का पहला जब युद्ध हुआ था ना, तो उसमें गौरी हार गया था, गौरी हार गया था। पृथ्वीराज चौहान जिसको हम लोग बोलते हैं ना, पृथ्वीराज तृतीय है। ठीक है ना, तो प्रथम जो युद्ध हुआ था तराइन का 1191 ईस्वी में, उसमें मोहम्मद गौरी हार गया था। फिर दूसरा युद्ध हुआ तराइन का, दूसरा युद्ध, तराइन जगह का नाम है। ठीक है ना, दूसरा युद्ध हुआ, ये पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ। क्योंकि मोहम्मद गौरी, गौरी हो गजनबी हो, सब में पहले के शासक में ईगो बहुत रहता था। ठीक है ना, कि जब तक मरेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। ठीक है ना, हम अगर मर के पहुंच गए ऊपर तब तो शांति है, काहे कि अलग दुनिया में अब आ ही नहीं सकते नीचे अटैक करने के लिए। लेकिन अगर जब तक नीचे हैं तब हम अटैक करेंगे। कैसे तुम हमको हरा दिए? ठीक है ना, कैसे तुम हमको हरा दिए? तो पृथ्वीराज चौहान से जब पहला बार लड़ाई हुआ तराइन में, तो हार गया मोहम्मद गौरी, वापस फिर से आया 1192 ईस्वी में। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में ही हुआ। अब बोला जाता है बहुत बार कि जो द्वितीय युद्ध हुआ, अब आप लोग, एक मूवी भी आई थी अक्षय कुमार वाली, पृथ्वीराज ही करके। ठीक है ना, अब हम उस पर नहीं जाएंगे। ठीक है ना, हम उस मूवी पे नहीं जाएंगे कि क्या उसमें बताया, किसका गौरव गाथा गाया, क्या किया, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जो पृथ्वीराज चौहान है हार गए थे। ठीक है ना, दूसरा युद्ध, ऐसा बोला जाता है। ठीक है ना, हम बहुत लोग बोले, ये भी बहुत इतिहासकार बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, पृथ्वीराज हारे नहीं थे, आत्मसमर्पण नहीं किए थे। बहुत लोग बोलता है कि गौरी बंद कर लिया था, गौरी लेते चल गया था। ठीक है ना, तो उस मुद्दा पे हम लोग को नहीं जाना। ठीक है, तो 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ। 3 युद्ध बैक टू बैक याद रखना। पहला आपका तराइन का प्रथम युद्ध 91 में, 1191। दूसरा तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, और तीसरा चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में। पहला युद्ध जो हुआ पृथ्वी राजा किसके बीच हुआ? मोहम्मद गौरी के बीच। दूसरा युद्ध भी पृथ्वी राजा मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। तीसरा जो युद्ध हुआ ये जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। ठीक है, मोहम्मद गौरी के बीच। इसी के बाद लक्ष्मी माता के आकृति वाले सिक्के चलाता है गौरी। ठीक है, कोई दिक्कत? 1203 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के बारे में अभी तक हम लोग क्या चीज पढ़े? पहला, गौरी कौन से वंश से संबंधित था? शामसी वंश से था, शामसी वंश से संबंधित था। गौरी गजनी का शासक बना था। कब बना था? 1173 ईस्वी में बना। 75 में फिर मुल्तान पे आक्रमण कर दिया। ठीक है ना, जब मुल्तान पे आक्रमण किया उसके बाद 78 पे गुजरात में भी आक्रमण कर दिया। गुजरात में जब आक्रमण किया तो वहां भी चालुक्य वंश का ही शासन था। और कौन था राजा? भीम द्वितीय था। ठीक है ना, उसकी जान उसकी माँ ने बचाई। ठीक है ना, उसके बाद मोहम्मद गौरी जो है, मोहम्मद गौरी बैक टू बैक 3 युद्ध और करता है। एक 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज के साथ तराइन का प्रथम युद्ध, दूसरा 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध, तीसरा 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध जयचंद के साथ किया था मोहम्मद गौरी। ठीक है, कोई दिक्कत? और इसी के बाद लक्ष्मी माता के आकृति वाले सिक्के चलाया था। मोहम्मद गौरी जो था, गौरी के 4 गुलाम थे। यहीं से आपका गुलाम वंश शुरू होगा। गौरी के 4 गुलाम थे, ऐबक, बख्तियार खिलजी, यलदौज और कुबाचा। ये 4 गुलाम थे, 4 गुलाम। ठीक है, गुलाम के बारे में कल थोड़ा हम बताएंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे कि गुलाम क्या होता था। ठीक है ना, बस इतना समझ लीजिए कि गौरी 4 गुलाम को अपने पास रखा था, ऐबक, बख्तियार खिलजी, यलदौज और कुबाचा। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का आप नाम आप सुने होंगे, बख्तियार खिलजी का आप नाम सुने होंगे, यलदौज और कुबाचा के बारे में नहीं सुने होंगे। ठीक है ना, तो ऐबक ने कालिंजर अभियान किया। ये चारों था कालिंजर। इसमें ऐबक जो था, इसमें जो ऐबक था, ऐबक ने कालिंजर अभियान किया। चंदेल शासक परमादिदेव को हराया। जब कालिंजर अभियान किया था, भारत में कालिंजर जगह है, वहाँ जब अभियान किया था तो वहाँ पे एक शासक हुआ करते थे परमादिदेव।
ठीक है ना, उसको एवक हरा है। आखिर हम लोग इसलिए समझते हैं ना, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार खिलजी को जानते ना, क्योंकि गौरी का जो गुलाम हुआ करता था, 4 गो गुलाम, उसमें यही 2 गुलाम ऐसा था ना जो भारत में आके अटैक किया था, भारत में रहा था। बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय आप सुने ही होंगे, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम बंद सुने ही होंगे। यलदौच और कुबाचा को भारत से मतलब ही नहीं था, उसको यहाँ लाया ही नहीं गया, तो बोला उधर ही तुम शासन करो, उसको उधर ही दे दिया, ठीक है ना, उधर ही दे दिया। 15 मार्च 1206 ईस्वी को खोखर सरदार द्वारा गौरी की हत्या कर दी गई। भारत में दिल्ली सल्तनत यहीं से प्रारंभ होता है। गौरी की हत्या 1206 ईस्वी में हुई, और यहीं से गौरी का जब हत्या होता है तो इसका जो 4 गुलाम हैं, 4 गुलाम अपना अपना जगह फिक्स कर लेता है कि हमको ये करना, हमको ये करना, ठीक है। और यहीं से गुलाम वंश शुरू होता है, ठीक है ना, यहीं से गुलाम वंश शुरू होता है। गौरी संबंधी कुछ तथ्य है, सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति अभी हम लोग पढ़े, ठीक है ना। पृथ्वीराज एवं गौरी के नाम के सिक्के चलाए गए। उत्तर भारत में इक्ता प्रणाली या इक्का प्रणाली, इसको बताएंगे कल। 4 मुख्य गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, चारों को बांट दिया गया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ शासन करेगा जी, तो लाहौर एवं दिल्ली में। यलदौज गजनी तो यहाँ नहीं है, इसीलिए हम लोग कभी नहीं पढ़ पाए इसके बारे में। कुबाचा कच्छ व सिंध, ये भी अपने एरिया में नहीं आ रहा, इसीलिए हम लोग नहीं पढ़ पाए। कुबाचा के बारे में तो थोड़ा बहुत पढ़ना भी है। बख्तियार खिलजी बिहार एवं बंगाल वाला, इसीलिए पढ़े, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए कल हम लोग पढ़ेंगे जो 4 गुलाम हैं उसके बारे में। 4 गुलाम ने मेनली बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, और यहीं से गुलाम वंश शुरू होगा। गुलाम वंश को बहुत अच्छा से पढ़ना है, क्योंकि गुलाम वंश से क्वेश्चन पूछा जाता है। इल्तुतमिश के बारे में पूछा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पूछा जाता है, बलबन के बारे में पूछा जाता है, ठीक है ना, रजिया सुल्तान के बारे में पूछा जाता है। तो ये थोड़ा अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक है। और कोई दिक्कत, समझ में आया? तो जब भी पढ़ते हैं तो जितना भी पढ़ें उसका लास्ट में एकदम पूरा सिनॉप्सिस कर लीजिए कि ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ऐसे, पूरा कोशिश कीजिए 1-2 पेज में सब खत्म हो जाए। अभी हम करके दिखा दिए कैसे होता है, ठीक है ना। अब सोचिए कि जैसे लिखा हुआ उसी को पूरा लिख दें तो फिर वह निबंध लिखना, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए ठीक है, थैंक यू।